सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10 डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम के रिवीजन। ये जो चैप्टर है ना, ये आपके एग्जाम में कम से कम 3 to 4 मार्क्स का तो हमेशा आता ही आता है। क्यों? क्योंकि देखो ना, इसका ना अलग से इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जो आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है, उसमें इसके कुछ पॉइंट हमेशा जरूर होते ही होते हैं। तो ये जो चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आता है, तो अगर आपने इसमें गलती कर दी तो आपकी टोटल इनकम गलत आएगी। आपकी टोटल इनकम गलत आई तो आपके आगे चलकर जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो भी आपकी गलत हो जाएगी। इसलिए ये चैप्टर हमने बहुत ज्यादा ध्यान से करके जाना है। स्टार्ट करने से पहले थोड़े से बेसिक्स देखते हैं। अभी हम एग्जैक्टली है कहां पर। देखो, सबसे पहले हमने पांचों हेड की इनकम निकाली। हमने सैलरी हेड की इनकम निकाली, हमने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाली, हमने पीजीबीपी की इनकम निकाली, हमने कैपिटल गेन की इनकम निकाली, हमने अदर सोर्सेज की इनकम निकाली। इन सबका हमने कर दिया टोटल। इसके बाद हमने इसके ऊपर क्लबिंग के प्रोविजन लगाए, फिर हमने इसके ऊपर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन लगाए। उसके बाद हमारे आगे यहां पर ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम यहां पर है, हम है ग्रॉस टोटल इनकम पे। ग्रॉस टोटल इनकम से हमने माइनस करनी डिडक्शन। मैंने आपको बताया था, ग्रॉस टोटल इनकम को हमेशा हमने नेट टोटल इनकम बनाना होता है। ग्रॉस को हमेशा हमने नेट करना होता है। ग्रॉस को नेट करने के लिए हम उसमें से एक चीज माइनस करेंगे, डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A बोला जाता है इसको। इसके अंदर आपके कुछ डिडक्शंस आती है। इन डिडक्शंस को हम पढ़ेंगे। इन डिडक्शंस को आप माइनस करोगे तो आपकी आ जाएगी यहां पर टोटल इनकम। इस टोटल इनकम के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारा टैक्स लायबिलिटी। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपकी डिडक्शन होती है ना, ये जो आपकी डिडक्शन होती है, ये कभी भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब कि ये जो हम डिडक्शन माइनस कर रहे हैं, ये लिमिटेड होती है अप टू द ग्रॉस टोटल इनकम। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने डिडक्शन ज्यादा माइनस कर दिया एंड आपकी जो टोटल इनकम आ रही है वो आपकी नेगेटिव आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता। और एक पॉइंट और, हमारी डिडक्शन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। मैंने बोला कि डिडक्शन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो आपकी डिडक्शन ज्यादा बनती थी लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम तक वो लिमिटेड रह गई, यानी कि बाकी की हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, हम उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। एक्सेस कोई डिडक्शन है ना, तो उसको आप आगे चलकर कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। एक और पॉइंट आता है कि ये जो डिडक्शन होती है ना, ये हमें ग्रॉस टोटल इनकम से मिलती है, उसके अगेंस्ट मिलती है। लेकिन अगर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में कोई हमारी स्पेशल इनकम अगर उसके अंदर इंक्लूडेड है तो उसके अगेंस्ट नहीं मिलेगी। स्पेशल इनकम क्या होता है? कोई ऐसी स्पेशल इनकम जो कि स्पेशल रेट वाली, जैसे हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, इस पे हमारा 12.5% का यहाँ पर टैक्स होता था। एक हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला होता था। कौन सा? जो हमारा लिस्टेड शेयर्स का होता था, लिस्टेड शेयर्स का, इस पे भी हमारा 12.5% का ही टैक्स रेट होता था। इसके अलावा कि हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला होता था, जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये भी अपना लिस्टेड शेयर्स वाला होता था। एंड एक हमारा कैजुअल इनकम होती थी, हमारी लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग वगैरह बहुत सारी इनकम। ये जो इनकम होती है ना, इसे बोला जाता है स्पेशल रेट वाली इनकम। ये स्पेशल रेट वाली इनकम पे ना हमें टैक्स देना ही देना होता है। इनके ऊपर हमने टैक्स देना ही देना होता है। इनके अगेंस्ट हमें यहाँ पर डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, डिडक्शन जो होती है ना, डिडक्शंस हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी पेमेंट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन, और एक होती है हमारी इनकम बेस्ड डिडक्शन। पेमेंट क्या होता है? देखो, पेमेंट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन क्या होती है? ऐसी डिडक्शन होती है जो कि जब आप कहीं पर किसी स्पेसिफिक जगह पर पेमेंट करते हो या किसी स्पेसिफिक जगह पर आप इन्वेस्ट करते हो, तो ही आपको वो वाली डिडक्शन अलाउ की जाती है। उसे बोला जाता है पेमेंट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, आपने LIC के अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया, LIC का आपने प्रीमियम पे कर दिया, या फिर आपने क्या किया, आपने किसी का मेडिकल इंश्योरेंस करवा दिया या किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पे कर दिया, तो उसे बोला जाता है पेमेंट बेस्ड डिडक्शन। बहुत सारे सेक्शन आएंगे हमारे 80C से लेकर 80GGC तक। जैसे एक हमारा 80C हो गया, एक हमारा 80CCD हो गया, कि हमारा 80E हो गया, 80D हो गया, बहुत सारे सेक्शन आएंगे। डिटेल में सबको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ध्यान दो कि ये जो डिडक्शन होती है आपको तभी अवेलेबल होती है जब आपने कोई स्पेसिफिक पेमेंट या इन्वेस्टमेंट करी हो। इन्वेस्टमेंट कौन सी? देखो, जनरली आप इन्वेस्टमेंट करते हो बिजनेस के लिए, राइट। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पर्सनल लेवल की है। यहां पर हम पर्सनल लेवल की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा होती है हमारी एक इनकम बेस्ड डिडक्शन। ये क्या होती है? ये ऐसी डिडक्शन होती है जो कि आपको तभी मिलती है जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में ऑलरेडी कोई इनकम इंक्लूडेड हो। फॉर एग्जाम्पल, देखो, एक हमारा सेक्शन आएगा आगे चलकर 80QQB। ये हमारा डील करता है रॉयल्टी से। अगर मान लो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर यहां पर हमारी अदर सोर्सेज के अंदर कोई रॉयल्टी आ रही है, कोई रॉयल्टी इंक्लूडेड हो रही है, तो उसके बाद हमें यहां पर डिडक्शन मिल जाएगी 80QQB में। यानी कि अगर इनकम बेस्ड डिडक्शन आपको लेनी है तो पहले वो वाली इनकम आपके ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। राइट, यहां पे जो हमारे सेक्शन आते हैं वो एक आता है हमारा सेक्शन 80IA से लेकर 80RRB तक, और एक होता है हमारा 80TTA एंड 80TTB। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सेक्शन है ना 80IA से लेकर 80RRB, इसमें सिर्फ आपके 3 ही सेक्शन है जो आपने पढ़ने हैं। आगे देखेंगे 3 ही सेक्शन आते हैं सिर्फ जो पढ़ने हैं। एंड एक हमारा 80TTA एंड 80TTB। टोटल मिला के आपके सिर्फ 5 ही सेक्शन है जो आपने इनकम बेस्ड डिडक्शन के अंदर पढ़ने हैं।
आओ एक एक करके सारे सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 80C से। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी पेमेंट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन। सबसे पहले हमारी आती है हमारी सेक्शन नंबर 80C। इसका नाम क्या है? ये हमारी स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। ये कहती है कि अगर आपने इन स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपने कुछ पैसा डिपॉजिट करा है या कुछ आपने पे किया है इसमें, तो आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। सब्जेक्ट टू कितनी? सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,50,000, यानी कि जितना आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे वो, या फिर 1,50,000 विच एवर इज लोअर, उतनी की आपको डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन देखो, ये वाली जो डिडक्शन है ना 80C वाली, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब कि कोई कंपनी हो, कोई फर्म हो, कोई आपको एओपी बीओआई हो, तो उनके लिए ये वाली डिडक्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब सवाल ये आता है कि स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है। स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर टोटल आपके 14 पॉइंट्स आते हैं, यानी कि 14 ऐसी स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स होती है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो 80C का यहाँ पर बेनिफिट लेने के लिए। सबसे पहले आती है हमारी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर मान लो किसी एसएससी, किसी इंडिविजुअल या किसी एचयूएफ ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इंक्लूडिंग यूलिप, यानी कि आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, उसका आपने प्रीमियम पे किया, या फिर आपके पास कोई यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप बोला जाता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, इसका भी आप प्रीमियम पे करते हो तो इसकी भी डिडक्शन यहां पर मिल जाएगी। आप कौन हो? आपको कोई इंडिविजुअल या फिर कोई एचएफ, लेकिन आपने किसके लिए प्रीमियम पे किया? या तो आप अपने लिए सेल्फ के लिए कर सकते हो, या फिर स्पाउस के लिए भी कर सकते हो, या फिर अपने चिल्ड्रन के लिए भी कर सकते हो। और अगर एचएफ की बात करें तो एनी मेंबर ऑफ एचएफ के लिए आप यहां पर पेमेंट कर सकते हो, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, कि यहाँ पे कोई लिमिट होती है? ये जो लिमिट है 1,50,000 की, ये तो है ही, क्या इसके अलावा भी कोई लिमिट है? द आंसर इज यस। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में ना हमने देखना है कि वो पॉलिसी इश्यू कब हुई थी। देखो, ये देखो, लिमिट ऑफ प्रीमियम अलाउड, हमने देखना है कि वो पॉलिसी इश्यू कब हुई थी। अगर हम बात करें किसी नॉर्मल पर्सन मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी नहीं है, कोई ऐसा पर्सन, कोई भी डिसेबिलिटी इसको नहीं है, उसे बोला जाता है नॉर्मल पर्सन। तो ऐसे केस में हमने देखना है कि उसकी पॉलिसी इश्यू कब हुई थी। अगर उसकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले की इशूड है, तो हमने ना उसका जो मैक्सिमम प्रीमियम वो पे करेगा उसको हम अलाउ करेंगे सब्जेक्ट टू 20% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट मतलब सम अश्योर्ड, पॉलिसी अमाउंट मतलब सम अश्योर्ड, उसका 20% करेंगे, 20% और प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर, उतना उसको मैक्सिमम अलाउ करेंगे। अगर मान लो उसकी जो पॉलिसी थी वो इश्यू हुई थी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012 या फिर उसके बाद इश्यू हुई थी, तो 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट, उससे ज्यादा हम उसको प्रीमियम अलाउ नहीं करेंगे एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। और अगर हम बात करें किसी डिसेबल्ड पर्सन की, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि 80U वाली डिसेबिलिटी से गुजर रहा है, या फिर कोई 80DDB वाली स्पेसिफाइड डिजीज उसको हो चुकी है, उससे वो गुजर रहा है, तो उस पर्सन को बोलेंगे हम डिसेबल्ड पर्सन। हमने देखना है कि उसकी पॉलिसी कब इशू हुई थी। अगर उसकी पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013, यहाँ पर देखो डेट 1 अप्रैल 2013 इशू हुई थी, तो उसके लिए हम मैक्सिमम उसको जो प्रीमियम अलाउ करेंगे वो करेंगे 15% ऑफ पॉलिसी अमाउंट। अब इसको याद कैसे करना है? देखो सिंपल है, मैं एक आपके लिए एक लाइन बनाता हूं, आपको सारा एक बारी में याद हो जाएगा। देखो, आपने देखना है कि भाई पॉलिसी इशू कब हुई थी। हम पहले बात करेंगे नॉर्मल पर्सन की। आपने एक डेट देखनी है 1 अप्रैल 2012। अगर मान लो आपकी जो पॉलिसी है 1 अप्रैल 2012 से पहले की इशूड है, उससे पहले की इशूड है, तो यहां पे आपने 20% से ज्यादा उसको अलाउ नहीं करना है। 20% क्या? 20% ऑफ पॉलिसी अमाउंट को सम अश्योर्ड भी बोला जाता है। अगर मान लो उसने प्रीमियम 20% से ज्यादा पे कर दिया तो 20% तक अलाउ करो, 20% से कम पे किया तो जितना पे किया उतना उसको अलाउ करो। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू हमारी जो सुपर लिमिट है 1,50,000 की, इसके अंदर ये रहना चाहिए, राइट। अगर मान लो 1 अप्रैल 2012 से पहले इशूड है तो 20% यहाँ पे उसको अलाउ करोगे। अगर 1 अप्रैल 2012 या फिर उसके बाद इशूड है तो फिर यहाँ पर आप उसको 10% अलाउ करोगे। लेकिन यहाँ पर एक लिमिट और आ जाती है। अगर हम बात करें किसी डिसेबल्ड पर्सन की, तो हमने एक और डेट देखनी है 1 अप्रैल 2013। इसके लिए हमने देखना है कि इसकी जो पॉलिसी इसके पहले की स्टूडेंट ना, उसमें नॉर्मल पर्सन की जैसे चलती थी वैसे चलेगी 20% एंड 10%। लेकिन अगर इसकी पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013 इशूड है तो यहाँ पर हमने उसको 15% तक अलाउ करना है। इस तरह से आपने इस पॉलिसी को याद करना है। ये जो प्रोविजन था आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 80C में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही वाला पॉइंट है। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारी क्या आती है? नेक्स्ट हमारी आती है इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ वो क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जैसे हमने देखा था सैलरी चैप्टर में, जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है प्रोविडेंट फंड। जो हमने देखा था ना, एसपीएफ देखा था, आरपीएफ देखा था, यूआरपीएफ देखा था, उसको बोला जाता है प्रोविडेंट फंड। लेकिन जो लोग एम्प्लॉय नहीं होते उनके लिए क्या? उनके लिए होता है एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वो लोग पीपीएफ के अंदर पैसा खुद से डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन ने पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा डिपॉजिट करा तो जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करेगा उतनी की उसको डिडक्शन मिल जाएगी 80C के अंदर। लेकिन आप कौन हो? अगर आप इंडिविजुअल हो तो क्या सिर्फ अपने लिए कर सकते हो? द आंसर इज नो। सेल्फ के लिए भी कर सकते हो, स्पाउस के लिए भी कर सकते हो, और अपने चिल्ड्रन के लिए भी इन्वेस्ट करोगे तो भी आपको डिडक्शन यहां पर मिल जाएगी। और अगर आप कोई एचयूएफ हो तो एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ के लिए आप डिपॉजिट करोगे, आपको यहां पर उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं
एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, आरपीएफ एंड एएसएफ। देखो आपको याद होगा सैलरी वाले चैप्टर में जब हम प्रोविडेंट फंड की बात पढ़ रहे थे या फिर जब हम सुपर एनुएशन की का पॉइंट पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि एम्प्लॉय की जो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है ना, वहां पर हम उसको इग्नोर करते हैं। एम्प्लॉय के अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन को वहां पर हम इग्नोर करते हैं सैलरी में, और क्योंकि उसके ऊपर वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है। लेकिन एम्प्लॉय की जो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है ना, आगे चलकर 80C में यहां पर उसको डिडक्शन मिल जाती है। वहां पे भी हमने ये पॉइंट लिखा था, जो हमने चार्ट पढ़ा था वहां पे भी ये पॉइंट हमने लिखा था कि एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन की उसको 80C के अंदर यहाँ पर डिडक्शन मिल जाती है। किसकी? जब उसने एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया तो, या फिर आरपीएफ में इन्वेस्ट किया तो, या फिर अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में इन्वेस्ट किया तो। इसका मतलब कि सर क्या यूआरपीएफ में इन्वेस्ट किया तो मिलेगी? यूआरपीएफ में किया तो उसको नहीं मिलेगी, या फिर उसने अगर अनअप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में किया तो भी उसको यहां पर नहीं मिलेगी। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी एंड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएससी। ये क्या होता है? देखो एक होता है हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? इसमें ना लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उनको कुछ रिटर्न की, कुछ इंटरेस्ट की इनकम होती है। तो ऐसे केस में इनकम टैक्स वाले कहते हैं जितना आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी में जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट की आप डिडक्शन ले लो 80C के अंदर। और आगे चलकर मान लो उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कुछ इंटरेस्ट की इनकम होती है, तो एक काम करो, पहले उस इंटरेस्ट को अपने अदर सोर्सेज हेड के अंदर टैक्सेबल कर दो, एंड आगे चलकर 80C में उसकी यहां पर आप डिडक्शन ले सकते हो उस इंटरेस्ट की इनकम की, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हमारा रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। देखो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसकी बात कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी लेने के लिए आपने कुछ लोन लिया था, उस लोन पे आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तो उसके जो इंस्टॉलमेंट होती है ना, उसमें कुछ पोर्शन आपका प्रिंसिपल का होता है, कुछ पोर्शन आपका इंटरेस्ट का होता है। तो जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट था ना, उसको हम ऑलरेडी यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर यहाँ पर डिडक्शन ले चुके इंटरेस्ट कंपोनेंट की। यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट की। प्रिंसिपल कंपोनेंट की डिडक्शन आपको यहाँ पर 80C के अंदर मिलती है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है। देखो कंडीशन ये है कि जो लोन था ना, लोन शुड हैव बीन टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि उस हाउस प्रॉपर्टी की परचेज के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए ही वो लोन होना चाहिए। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन शुड हैव बीन कंप्लीटेड, यानी कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है या तो प्रीवियस ईयर से पहले या फिर प्रीवियस ईयर के अंदर उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि आधे अधूरे हाउस प्रॉपर्टी के लिए यहां पर हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। तीसरा पॉइंट, लोन जो था ना, लोन शुड हैव बीन टेकन फ्रॉम, या तो किसी बैंक से, या तो किसी बैंक से आपने लोन लेना था, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना चाहिए था, या हमारी गवर्नमेंट से लेना चाहिए था, या फिर किसी ट्रस्ट से लेना चाहिए था, या फिर अपने एम्प्लॉयर से भी ले सकते थे, या फिर किसी भी कंपनी से ले सकते थे। इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि लोन आपने अपने रिलेटिव से नहीं लेना, अपने रिलेटिव से या फिर अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स वगैरह से आपने लोन नहीं लेना, सिर्फ अपने किसी ऑर्गेनाइज जगह से लेना है, या तो गवर्नमेंट, या तो कोई बैंक, या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या कोई ट्रस्ट, या फिर आपका एम्प्लॉयर, या फिर कोई भी कंपनी अपने उससे लोन ले रहा है। तो देखो अगर हम बात करें प्रिंसिपल कंपोनेंट की, उसकी डिडक्शन देती है हमें यहां पर 80C में। और अगर हम बात करें इंटरेस्ट कंपोनेंट की तो हम उसकी डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 24 में ऑलरेडी ले चुके होंगे, राइट। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट भी हमारा हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। देखो ये पॉइंट कहता है कि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हुए कुछ आपने स्टैंप ड्यूटी पे करी थी, या फिर आपने कुछ रजिस्ट्रेशन फीस पे करी थी, और ये फीस आपने किसको पे करी थी? ये फीस आपने स्टेट गवर्नमेंट को पे करी थी। ये आपने जो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी आपने पे करी थी, इसकी भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी 80C के अंदर। लेकिन कब मिलेगी? इन द ईयर ऑफ पेमेंट, यानी कि ये वाली जो डिडक्शन है स्टैंप ड्यूटी की और रजिस्ट्रेशन फी की, ये आपके पेमेंट बेसिस पे मिलती है। जिस साल में आप पेमेंट करते हो उस साल में मिलती है, ड्यू से फर्क नहीं पड़ता। जिस साल में पेमेंट करोगे पेमेंट बेसिस पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी, जिस प्रीवियस ईयर में आप उसकी पेमेंट करोगे। नेक्स्ट हमारा आता है टैक्स सेवर एफडी। देखो ये पॉइंट क्या कहता है, देखो मैं आपको बात बताऊं, अगर आप कहीं पर भी किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो और वो फिक्स डिपॉजिट आपकी 5 साल या उससे ज्यादा की है ना, तो उसको बोला जाता है टैक्स सेवर एफडी। क्यों? क्योंकि उसकी ना आपको डिडक्शन यहाँ पर 80C में मिल जाती है। अगर आपने कहीं पे एफडी कराई 5 साल से ज्यादा की, 5 साल या उससे ज्यादा की, तो आपको सेक्शन 80C के अंदर यहाँ पर उसको डिडक्शन मिल जाएगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ट्यूशन फीस। आपने क्या किया, मान लो आपके बच्चे आपने क्या किया, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए आपने उनकी कुछ ट्यूशन फी पे करी। किस लिए? फॉर फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन। 2 चिल्ड्रेन से ज्यादा की नहीं हो सकती। आपने देखने की मान लो आपके 3 बच्चे हैं, तो आपने देखने की 3 में से कौन से 2 ऐसे जिनकी हमारी ट्यूशन फी ज्यादा जाती है, उसकी आप यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हो। ट्यूशन फी, यहाँ पे ध्यान देखो, हम ट्यूशन फी की बात करें, ट्यूशन फी फॉर एजुकेशन इन इंडिया। ऐसा ना हो कि आपने एजुकेशन इंडिया के बाहर कराई, उसकी आपने ट्यूशन फी पे करी, मान लो आपने यूएसए में भेज दिया अपने बच्चों को, वहां पे आपने ट्यूशन फीस पे करी, तो उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। आपकी जो ट्यूशन फी होनी चाहिए फॉर एजुकेशन इन इंडिया होनी चाहिए। एक पॉइंट और, ट्यूशन फी में बहुत सी बार क्या होता है, एग्जामिनर ने ट्यूशन फी की जगह लिख देता है डेवलपमेंट और कोचिंग फीस, या फिर लिख देता है डोनेशन। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है,
ट्यूशन फी जो होती है ना, ये सिर्फ आपकी स्टडी की होती है, सिर्फ आपकी पढ़ाई की फीस होती है। इसके अलावा अगर आप कुछ दे रहे हो, मान लो कोई डेवलपमेंट फीस दे रहे हो या कोई कोचिंग फीस दे रहे हो या फिर कोई डोनेशन वगैरह दे रहे हो, तो ये आपने इसके अंदर इंक्लूड नहीं करनी, इसकी आपको डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, आपने क्या किया, आपने नाबार्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। ये क्या होता है, नाबार्ड बॉन्ड्स होते हैं हमारे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड होते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर आपने इसके बॉन्ड्स खरीद लिए तो आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कुछ पैसा डाला तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आपने सुकन्या समृद्धि स्कीम में अगर आपने कुछ पैसा डाला तो यहां पर आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर मान लो आपने किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदे या फिर आपने किसी यूटीआई क्या होता है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अगर आपने इसकी यूनिट खरीदे तो आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। अगर मान लो आपने इन्हीं की, जो हमने यूटीआई म्यूचुअल फंड देखा, अगर आपने इन्हीं के पेंशन फंड के अंदर पैसा डाला तो भी आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा देखो लास्ट पॉइंट आपके लिए स्पेशल है। लास्ट पॉइंट ना सिर्फ और सिर्फ हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, यानी कि कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के टायर 2 अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं 3 इयर्स और मोर के लिए, तो उसको यहां पर डिडक्शन मिलती है। देखो आगे चलकर हमारा एक सेक्शन आएगा, सेक्शन 80CCD। 80CCD में एक हमारी नेशनल पेंशन स्कीम मेंशन है, उसे न्यू पेंशन स्कीम भी बोला जाता है, नेशनल पेंशन स्कीम भी बोला जाता है। इसका एक हमारा टायर 2 अकाउंट होता है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टायर 2 अकाउंट में 3 साल या उससे ज्यादा के लिए पैसा डिपॉजिट करता है तो यहां पर उसको 80C के अंदर उसको यहां पर डिडक्शन मिल जाती है, राइट। इसके बाद देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 80CCC। तो देखो 80CCC में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन और एन्युटी प्लान ऑफ LIC और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी। देखो ऊपर हमने देखा था यहाँ पर कि यूटीआई और म्यूचुअल फंड के पेंशन फंड में अगर कोई इन्वेस्ट करता है ना तो वो हमारा यहाँ पर 80C के अंदर कवर हो जाता है, राइट। लेकिन मान लो कि हम किसी LIC, हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसके, या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन या फिर एन्युटी प्लान के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी डिडक्शन हमें 80CCC के अंदर यहाँ मिलती है। कितनी मिलती है, मैक्सिमम 1,50,000 की मिलेगी। किसको मिलेगी, ओनली इंडिविजुअल। देखो सिंपल सी बात है, पेंशन किसको चाहिए, पेंशन सिर्फ एक इंडिविजुअल को मिलती है, राइट। HUF की तो बात नहीं आती, तो पेंशन इंडिविजुअल के लिए मिलती है। ये वाला सेक्शन ओनली फॉर इंडिविजुअल है, राइट। देखो क्या लिखा है, अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल टू पेंशन फंड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी शेल बी अलाउड एज डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000, यहाँ पर हमें डिडक्शन मिलती है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 80CCD। ये सेक्शन क्या कहता है, देखो पहले बात तो ये सेक्शन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ध्यान से करके जाना है, राइट। ये सेक्शन कहता है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारे नाम ना सिर्फ एक ही स्कीम के हैं, सिर्फ एक ही स्कीम के, सारे नाम उसी स्कीम के हैं। आपने सिर्फ याद रखने एनपीएस मींस नेशनल पेंशन स्कीम, या फिर आप इसको न्यू पेंशन स्कीम की तरह भी याद कर सकते हो। ये सेक्शन क्या कहता है, देखो ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई पर्सन एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट करता है तो, और वो कोई इंडिविजुअल है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी वो हम अभी देखेंगे कितनी मिलेगी। सेक्शन 80CCD2 ना सेक्शन 80CCD जो है ना वो हमारे 3 क्लॉजेस के अंदर डिवाइडेड है। एक है हमारा सेक्शन 80CCD1, एक है हमारा 80CCD1B और एक है हमारा 80CCD2। अब देखो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो 80CCD1, ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है कि अगर आप एक ऐसे एसएससी हो जो कि कहीं पर जॉब भी करते हो, यानी कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो कहीं पे और आप एक काम करते हो, आप एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हो, तो जितना अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करते हो वो, या फिर 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, उतनी की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। जितना अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया वो, या फिर 10% ऑफ सैलरी उतने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, विच एवर इज लोअर की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब सवाल आते हैं कि सैलरी का यहाँ पर मीनिंग क्या है। सैलरी का यहाँ पर मीनिंग है बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। सिर्फ ये दो चीजें, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, उतने आपका सैलरी का मीनिंग यहाँ पर है। और अगर मान लो आप कोई अदर इंडिविजुअल यानी कि आपको ना, आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो, आप कोई अदर इंडिविजुअल हो और आप एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हो, तो ऐसे केस में जितना अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया वो, या फिर 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लोअर। देखो ध्यान से देखो, इन्होंने क्या बोला, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपकी कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी उतने विच एवर इज लोअर, उतने की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप कोई अदर इंडिविजुअल हो तो जितना आपने कंट्रीब्यूट किया वो, और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ पर हमने ग्रॉस टोटल इनकम लिए, सैलरी उनमें से जो भी लोअर है उतने की आपको डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम बात करें सैलरीड एम्प्लॉय की, तो क्या यहाँ पर आपको याद है कि एम्प्लॉयर भी कई बार कंट्रीब्यूट करता था, कई बार एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता था, और पीजीबीपी में हमने देखा था कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है तो उसको वहां पर डिडक्शन मिल जाती थी। तो यहाँ पे एक बात बताओ, क्या एम्प्लॉय को भी उसको कुछ फायदा होगा? द आंसर इज यस। यहाँ पे एक आता है हमारा सेक्शन नंबर 80CCD2। ये सेक्शन कहता है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए खुद से कुछ कंट्रीब्यूट किया ना,
तो ऐसे केस में वो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है, एम्प्लॉय के बेनिफिट है, तो पहले उसको हम सैलरी हेड के अंदर जाकर टैक्सेबल कर देंगे एम्प्लॉय के हैंड्स में। उसके बाद आगे चलकर एम्प्लॉय को 80 CCD 2 के अंदर यहाँ पर उसको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। अब डिडक्शन कितनी मिलेगी, देखो सबसे पहले तो हमने देखना है कि जितने भी अमाउंट उसने कंट्रीब्यूट किया, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितना भी अमाउंट उसने कंट्रीब्यूट किया सारा का सारा उसका सैलरी रेट के अंदर जाकर टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद 80 CCD 2 के अंदर हमें कुछ लिमिटेड अमाउंट की यहाँ पर डिडक्शन मिलेगी। अब वो लिमिट क्या कहती है, देखो वो लिमिट है एम्प्लॉयर की टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन वो या फिर 10% और 14% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पर जनरली तो हमारा 10% है, लेकिन 14% आ जाता है अगर हमारा जो एम्प्लॉय है वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर 10 की जगह हमारे यहाँ पर 14% एप्लीकेबल हो जाता है, राइट। अच्छा एक पॉइंट और आता है, देखो यहाँ पर 14% लिखा है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन अगर मान लो जो एसएससी है वो अगर 115 BSc फॉलो करता है, 115 BSc फॉलो करता है, तो चाहे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, हर किसी के लिए यहाँ पर 14% ऑफ सैलरी ही एप्लीकेबल रहता है, राइट। इसके बाद देखो एक आता है हमारा सेक्शन 80 CCD 1B। ये क्या कहता है, देखो ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है कि अगर आपने 80 CCD 1 में ऐसा अपनी खुद की कंट्रीब्यूशन का आपने यहाँ पर डिडक्शन ले लिया, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो यहाँ पर, अगर आप अदर इंडिविजुअल हो तो आपने यहाँ पर उसकी डिडक्शन ले ली, लेकिन आपने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ज्यादा की थी, तो एक काम करो आपने जितनी यहाँ पर डिडक्शन लेनी थी वो ले लो, उसके एडिशन में अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन थी ना तो 80 CCD 1 में आ जाओ, 80 CCD 1 में आपको 50,000 तक की एक्स्ट्रा डिडक्शन हम आपको अलाउ कर देंगे। ये सेक्शन कहता है बैलेंस कंट्रीब्यूशन दैट द एसएससी कुड नॉट गेट एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD 1B। आओ 80 CCD 1B में आ जाओ और यहाँ पर 50,000 की यहाँ पर आप डिडक्शन ले लो। एक एग्जांपल से देखते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो मान लो कोई एसएससी है जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम है 6 लाख, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख, ये वाले इस वाले एसएससी की बात करें, अदर इंडिविजुअल सैलरी वाले की बात नहीं कर रहे, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम है 6 लाख और उसने 1,60,000 उसने कंट्रीब्यूट किया। अब एक बात बताओ उसको कितना यहाँ पर 80 CCD 1 के अंदर अलाउ होगा, उसको होगा 1,60,000 और 6 लाख का 20% यानी कि 1,20,000 विच एवर इज लोअर, यानी कि 1,20,000 उसको यहाँ पर अलाउ हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर उसने 1,20,000 उसको अलाउ हो गया, लेकिन 40,000 की जो उसने एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करी थी उसकी तो उसको कहीं डिडक्शन नहीं मिली। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि सेक्शन 80 CCD 1B में आ जाओ, हम आपको 50,000 तक की एक्स्ट्रा डिडक्शन दे देंगे, यानी कि बैलेंस जो 40,000 होगा ना वो यहाँ पर भी जाकर अवेल कर सकता है। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि हम पहले 180 CCD 1B अवेल कर दें और उसके बाद उसको हम यहाँ पर लेके जाएं, उसके बाद हम उसको 80 CCD 1 के अंदर जाकर अवेल करें? ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब कि हमारे पास दोनों ऑप्शन है। देखो एसएससी कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ 1,20,000 फर्स्ट अंडर सेक्शन 80 CCD 1 एंड उसके बाद जो बैलेंस डिडक्शन है 40,000 की 1B के अंदर भी कवर कर सकता है। और वो ऐसा भी कर सकते हैं कि 1B के अंदर पहले 50,000 की ले ली, अगर उसने ऐसा कर लिया तो यहाँ पर उसकी कंट्रीब्यूशन 50,000 की यहाँ चली गई, 1,60,000 में से 50,000 यहाँ चलेगी, बाकी 1,10,000 उसकी यहाँ चलेगी वो, और 1,20,000 विच एवरेज लोअर, यानी कि यहाँ पर 1,10,000 की वो और ले लेगा, टोटल उसकी अगेन यहाँ पर 1,60,000 की ही आएगी। हम इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 1B को हम पहले भी अवेल कर सकते हैं, राइट। इसके बाद देखो हाँ देखो एक हमारा पॉइंट आता है टैक्स ट्रीटमेंट इन केस अमाउंट रिसीव्ड ऑन क्लोजर ऑफ अकाउंट। देखो बहुत सी बार ये क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने एनपीएस के अकाउंट को बंद कर देते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, एसएससी मर गया और उसके बाद उसके फैमिली को एनपीएस का पैसा मिल रहा है, या फिर क्या हुआ एसएससी को पैसे की जरूरत पड़ गई, उसने क्या किया, अपने एनपीएस के अकाउंट को बंद करके सारा पैसा निकाल लिया। तो ऐसे केस में अगर मान लो अकाउंट बंद होता है, तो बंद होने पर अगर मान लो कि डेथ हो गई, एसएससी की डेथ हो गई, तो ऐसे केस में उसके लीगल हेयर को, उसके परिवार वालों को, उसके नॉमिनी को जो भी पैसा मिलता है वो सारा का सारा फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है, राइट। अगर मान लो किसी अदर रीजन से उसको कुछ वैसे पैसों की जरूरत पड़ गई थी, उसने क्या किया, एनपीएस का अकाउंट बंद करके अपना पैसा विड्रॉ कर लिया, तो ऐसे केस में जितना भी वो अमाउंट रिसीव करेगा ना, उसमें से 60% यहाँ पर हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा एंड बैलेंस बचा हुआ 40% सारा हमारा टैक्सेबल यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखो मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, जब हम सैलरी का चैप्टर देख रहे थे ना, वहां पर हमने एक पॉइंट देखा था कि अगर हम अपने आरपीएफ या फिर अपने एसपीएफ में से कुछ अमाउंट निकालकर अपने एनपीएस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं ना, यानी कि हम अपना आरपीएफ एंड एसपीएफ का कॉर्पस एनपीएस के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पर उसकी कोई भी टैक्स की इंप्लीकेशन नहीं होती, वो हमारा टैक्स फ्री ट्रांसफर होता है, कोई भी यहाँ पर टैक्स की इंप्लीकेशन नहीं आती। इसके बाद देखो इन केस ऑफ पार्शियल विड्रॉल, देखो ऊपर हमने देखा था क्लोजर ऑफ अकाउंट, हमने क्या किया, पूरा अकाउंट ही बंद कर दिया, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एनपीएस का पूरा अकाउंट ना बंद करके हम क्या करें, हम पार्शियल विड्रॉल करें, थोड़ा सा पैसा उसमें से निकाल लें। तो ऐसे केस में देखो अगर मान लो आप एक एम्प्लॉय थे, आप एक सैलरीड पर्सन थे और आपने कंट्रीब्यूशन की थी एनपीएस के अंदर, तो हम देखेंगे आपने टोटल कितनी कंट्रीब्यूशन की आज तक।
आज तक आपने कितनी कंट्रीब्यूशन की वो ले लो, उसका कर दो 25%, उतने की आपको अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मान लो आपने आज तक उसमें मान लो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो 2,50,000 इतनी की आपकी अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और मान लो अगर आपको 12 लाख मिले तो ये माइनस करोगे आपके 9,50,000, इतना आपका अमाउंट यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। और अगर बात करें किसी अदर एसएससी की, यानी कि ये वाला एसएससी, अदर इंडिविजुअल जो कि सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, अगर मान लो वो पार्शियल विड्रॉल करता है, तो जितना भी अमाउंट वो विड्रॉ करेगा सारा का सारा उसके लिए फुल्ली टैक्सेबल यहां पर हो जाएगा, राइट। इसके बाद एक सेक्शन आता है, देखो इस सेक्शन का नाम है 80CCE। ये सेक्शन कहता है कि एग्रीगेट डिडक्शन आपकी 80C वाली एंड 80CCC वाली और 80CCD1 वाली तीनों मिलाकर आपकी 1,50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो पीछे जो हमने सेक्शन देखे, ये देखो ये हमने सेक्शन देखे 80C, ये जो हमने देखा स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट वाला, एक हमने देखा 80CCC कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ LIC और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी वो, और एक हमने देखा यहाँ पर 80CCD का 80CCD1। इन तीनों का मिलाकर आपका कभी भी 1,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कहता है हमारा सेक्शन नंबर 80CCE। अब देखो गवर्नमेंट हमें किस तरह से धोखा देती है, देखो सिंपल सी बात है। मान लो आपने क्या किया, 80C के अंदर आपने इन्वेस्ट किया, आपने 1 लाख, आपने 1 लाख वहां पर 80C के अंदर इन्वेस्ट किया। मान लो आपने कोई LIC का आपने प्रीमियम पे कर दिया, आपने PPF में डाल दिया, टोटल मिला के आपने 1 लाख का वहां पर 80C के अंदर डिडक्शन ली। उसके बाद आपने 80C के बाद आपने 80CCC, ये जो आपने देखा ना पेंशन फंड ऑफ LIC, उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की मान लो 40,000 की। उसके बाद आपने क्या किया, 80CCD1 के अंदर आपने कुछ अपने कंट्रीब्यूशन कर दी NPS के अंदर, तो वहां पे आपको अगेन यहाँ पर 60,000 की मिल गई डिडक्शन। लेकिन अगर आप इनका टोटल करते हो तो आपको 2 लाख की यहाँ पर डिडक्शन मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर 80CCE। ये सेक्शन कहते हैं कि आपके 2 लाख की डिडक्शन नहीं, आपको मिलेगी 1.5 लाख की डिडक्शन ओनली। 1,50,000 से ज्यादा आपको डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिल सकती तीनों को मिलाकर, राइट। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है, ये जो हमारे रिस्ट्रिक्शन है ना, ये 80C के ऊपर है, 80CCC के ऊपर है और 80CCD1 के ऊपर है। इसका मतलब कि हमने जो पीछे देखा 80CCD2, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है, 1,50,000 के लिमिट में ये नहीं आता। एंड साथ में 80CCD1B, इसके ऊपर भी हमारी 1,50,000 वाली लिमिट अप्लाई नहीं करती। इसलिए बोला जाता है कि पहले काम करो 1B के अंदर जो आपको एक्स्ट्रा 50,000 मिलता है ना, पहले उसको अवेल कर लो। ये जो हमने ऑप्शन 2 देखा ना कि पहले 50,000 हमने यहाँ पर अवेल कर दिया, इसलिए बोला जाता है, इस सेक्शन की वजह से बोला जाता है कि पहले काम करो 80CCD1B को अवेल कर लो, उसके बाद जो बचेगा उसके लिए आप 80CCD1 लगाना, राइट। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 80CCH। ये सेक्शन क्या है, ये हमारा कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम। अब अग्निपथ स्कीम क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना, वो हमारे कुछ यंग लोगों को ना आर्मी में ज्वाइन करवा लेती है। आर्मी के अंदर वो सर्व करने लगते हैं, एंड जब 4-5 साल वो सर्व कर लेते हैं तो उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है और उनको अग्निपथ कॉर्पस फंड का पैसा दिया जाता है। तो देखो इस स्कीम में होता क्या है, इस स्कीम में होता है कि जो पर्सन जो अग्निवीर स्कीम में जाता है उसको बोला जाता है अग्निवीर। जो अग्निपथ स्कीम में जाता है उसको बोला जाता है अग्निवीर। उसको ना हर महीने की सैलरी मिलती है, उस हर महीने की सैलरी में से 30% अमाउंट उसने, एटलीस्ट 30% अमाउंट उसने अग्निपथ कॉर्पस फंड के अंदर डिपॉजिट करना होता है। और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या करती है, वो भी मैचिंग अमाउंट खुद की जेब से उसके लिए अग्निपथ कॉर्पस फंड के अंदर डिपॉजिट करती रहती है। तो देखो सेक्शन नंबर 80CCH क्या कहता है, देखो 80CCH1 कहता है कि वो जो पर्सन है, जो अग्निवीर है, वो जब खुद से कंट्रीब्यूट करता है ना, उसकी 100% डिडक्शन उसको यहाँ पर 80CCH1 के अंदर यहाँ पर उसको मिल जाती है। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है ना, उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है उसकी भी 100% डिडक्शन उसको यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट करी है ना, वो उसके लिए फायदा है, उसके लिए बेनिफिट है, इसलिए वो पहले सैलरी हेड के अंदर उसके लिए यहाँ पर टैक्सेबल किया जाएगा। उसके बाद उसको 80CCH2 के अंदर यहाँ पर उसको डिडक्शन दी जाएगी। एक हमारा पॉइंट आता है, देखो सेक्शन नंबर 10-12C। ये सेक्शन हमारा डिडक्शन का नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इससे रिलेटेड था तो इसको हम साथ में पढ़ेंगे। देखो ये पॉइंट क्या कहता है कि देखो आगे चलकर मान लो कि असेसी ने अग्निपथ कॉर्पस फंड में से कुछ अमाउंट निकाला, या फिर क्या हुआ, असेसी जो था वो शहीद हो जाता है और उसके नॉमिनी को या उसके परिवार वालों को अग्निपथ कॉर्पस फंड में से कोई पैसा मिलता है, तो वो जो पैसा मिलेगा ना वो उसके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। ये हमारा छोटा सा सेक्शन था, हमारा सेक्शन नंबर 80CCH। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 80D। ये सेक्शन क्या कहता है, देखो ये सेक्शन कहता है कि अगर आपने क्या किया, आपने मेडिकल या फिर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपने पे किया, या फिर आपने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर पैसा डाला, या फिर आपने क्या किया, आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया, या फिर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, तो आपको सेक्शन 80D के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, देखो ये जो लास्ट पॉइंट है ना हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट वाला, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा सीनियर सिटीजन के लिए, ओनली फॉर सीनियर सिटीजन। थोड़ी देर में पॉइंट आएगा, अभी के लिए आप याद रखो कि ये 3 खर्चे, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम,
सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और एक हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये 3 खर्चे अभी के लिए आपने याद रखने हैं। ये डिडक्शन किसको मिलती है? डिडक्शन मिलती है इंडिविजुअल को या फिर एचयूएफ को। कितनी मिलती है वो हम अभी देखेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, तो ये जो 3 खर्चे हैं, ये प्रीमियम वाला, सीजीएचएस और एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये किसके लिए करने हैं? ये खर्चे हमने करने हैं या तो सेल्फ के लिए, या तो अपने लिए कर रहे हैं, या फिर स्पाउस के लिए, या फिर पेरेंट्स के लिए, या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। ध्यान से देखो, सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। यहाँ पे चिल्ड्रन के आगे हमने लिखे डिपेंडेंट। इसका मतलब कि सर अगर आपके चिल्ड्रन, अगर मान लो आपके चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट है तो वो यहाँ पे कवर नहीं होंगे, लेकिन जो आपके पेरेंट्स है, मान लो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है, दोनों केस में कवर है। पेरेंट्स जो है वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, दोनों केस में यहाँ पर कवर हो जाएंगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, चिल्ड्रन ओनली, डिपेंडेंट वाले यहाँ पर कवर है। और अगर हम बात करें एचयूएफ की, तो एचयूएफ अभी किसी भी मेंबर के, अपने किसी भी मेंबर के लिए ये 3 खर्चे करता है तो उसको 80D के अंदर यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। अब डिडक्शन कैसे मिलेगी देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो हम बात करेंगे, एक बार बात करेंगे हम इंडिविजुअल की और एक बार हम बात करेंगे एचयूएफ की। ये जो एचयूएफ वाला पॉइंट है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिविजुअल वाला पॉइंट आपने बहुत अच्छे से करके जाना है। देखो अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल को ना 2 तरह से, 2 बारी उसको डिडक्शन मिलती है। एक बारी उसको मिलती है जब उसने खर्चा किया इन तीनों के लिए, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। एंड इसके एडिशन में एक एक्स्ट्रा उसको डिडक्शन मिलती है, अलग से मिलती है, पेरेंट्स की जो मिलती है, पेरेंट्स वाली जो डिडक्शन मिलती है उसको एडिशन में मिलती है। यानी कि ये जो 3 लोग हैं ना, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इनको एक बार डिडक्शन मिलेगी और पेरेंट्स की उसको अलग से एक्स्ट्रा मिलेगी। देखो कैसे, अगर हम बात करें सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन की, और सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का हमने क्या किया, उनका प्रीमियम पे किया, या फिर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा डाला उनके लिए, या फिर हमने उनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया, तो इन तीनों खर्चों का मिलाकर मैक्सिमम हमें 25,000 तक का यहाँ पर डिडक्शन अलाउ किया जाएगा, राइट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मान लो सेल्फ में, स्पाउस में या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन में कोई एक भी अगर सीनियर सिटीजन है, कौन सा, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, कोई भी रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, तो ये जो है ना, ये जो लिमिट है 25,000 की, ये बढ़ के हो जाएगी हमारी 50,000। देखो सिंपल सी बात है, अगर सेल्फ या स्पाउस में से कोई सीनियर सिटीजन है तो चिल्ड्रन जरूरी नहीं है कि सीनियर सिटीजन, लेकिन अगर चिल्ड्रन सीनियर सिटीजन है तो हम तो ऑलरेडी, सेल्फ और स्पाउस तो ऑलरेडी हमारे सीनियर सिटीजन ही होंगे, राइट। तो देखो अगर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन में से कोई एक भी अगर सीनियर सिटीजन है, कौन सा, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, तो उसके केस में ये जो लिमिट है 25,000 की, ये बढ़ के हो जाएगी हमारी 50,000 की, राइट। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, पूरे इनकम टैक्स में आपको एक बात बता दूं, आगे के लिए भी आपके काम आएगा, पूरे इनकम टैक्स में कहीं पर भी आपको सीनियर सिटीजन का आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिख रहा है ना, तो हमेशा वो एक रेजिडेंट सीनियर सिटीजन का ही होगा। पूरे इनकम टैक्स के लिए एप्लीकेबल है। कहीं पर भी आपको कहीं पर भी सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं, वो एक रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को मिलेगा, किसी नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगा, राइट। अच्छा देखो, अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स के लिए मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया, या फिर आपने उनको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया, तो आपको डिडक्शन मिलेगी। लेकिन पेरेंट्स के लिए सीजीएचएस स्कीम है ना, वो एप्लीकेबल ही नहीं होती। पेरेंट्स के लिए जो सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है, वो पेरेंट्स के लिए एप्लीकेबल होती नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको एक्सक्लूड किया गया। पेरेंट्स के लिए अगर आप सीजीएचएस में पैसा वैसे आप डाल ही नहीं सकते, पॉइंट आपका आएगा भी नहीं। आपने ध्यान रखना है, पेरेंट्स के लिए सीजीएचएस की स्कीम आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होती, तो आपने पेरेंट्स के लिए सिर्फ आप उनका प्रीमियम पे कर सकते हो या फिर उनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा सकते हो। दोनों मिलाकर आपको डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम 25,000 की। और अगर मान लो पेरेंट्स में से कोई एक भी, या तो मम्मी या फिर पापा, कोई एक भी अगर 60+ है, यानी कि रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे केस में ये जो लिमिट है 25,000 की, ये बढ़ के हो जाएगी आपकी 50,000 की। यानी कि देखो 80D के केस में, 80D में एक इंडिविजुअल मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी डिडक्शन ले सकता है, मुझे बताओ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो ले सकता है 50,000 प्लस 50,000, टोटल 1 लाख की यहाँ पर डिडक्शन ले सकता है एक इंडिविजुअल 80D के अंदर। किस तरह से, देखो अगर मान लो इन तीनों में से सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन में से कोई एक भी मान लो सीनियर सिटीजन है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 50,000 मिल जाएगी। और यहाँ पे मान लो पेरेंट्स में से अगर कोई एक भी सीनियर सिटीजन है, तो यहाँ पर 50,000 उसको मिल जाएगी। उसके बाद देखो अगर हम बात करें एचयूएफ की, तो एचयूएफ के केस में देखो एचयूएफ किसके लिए खर्चा करता है, एचयूएफ खर्चा करेगा एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ के लिए, अपने किसी मेंबर के लिए खर्चा करेगा। एंड खर्चा कौन सा करेगा, ओनली एंड ओनली प्रीमियम। एचयूएफ के केस में ओनली एंड ओनली प्रीमियम का खर्चा अलाउड है, यानी कि एचयूएफ अगर मान लो अपने किसी मेंबर के लिए सीजीएचएस में पैसा डालता है या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करता है, तो वो यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पे किया जाएगा। और कितना अलाउ किया जाएगा, मैक्सिमम यहाँ पर आपको 25,000 ही अलाउ किया जाएगा। एंड एक चीज और, किसी भी मेंबर में से कोई एक भी मान लो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, तो ये लिमिट 25,000 की जो है ये बढ़ के हो जाएगी हमारी 50,000 की हमारी लिमिट हो जाएगी, राइट। सिंपल था। इस वाली टेबल को आपने बहुत अच्छे से याद करके जाना है, एग्जाम में आपके इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं। इसके बाद देखो एक हमारा पॉइंट आता है, ये आता है हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। ये पॉइंट क्या कहता है, देखो ये पॉइंट कहता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे जब आप खर्चा करते हो, फिर चाहे अपने लिए कर रहे हो, चाहे स्पाउस के लिए कर रहे हो, चाहे डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए कर रहे हो, या फिर पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, पेरेंट्स का भी यहीं पर इंक्लूडेड है। यानी कि देखो पीछे हमने देखा इंडिविजुअल के केस में अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का या फिर पेरेंट्स का कराया, तो इन दोनों का मिलाकर ना एक इंटरनल लिमिट यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दी गई है। एक इंटरनल लिमिट यहाँ पे लगा दी गई कि भाई दोनों का मिलाकर भी ना 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए पूरे साल का। पूरे साल का 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो डिडक्शन 5,000 तक ही मिलेगी, उससे ज्यादा की यहाँ पर डिडक्शन आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की नहीं मिलेगी। ये एक इंटरनल लिमिट है। इस 25,000 और 50,000 के लिमिट के अंदर एक और लिमिट है ये वाली 5,000 की, राइट। इसके बाद देखो मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर सीनियर सिटीजन फॉर हुम मेडिकल प्रीमियम इज नॉट पेड। देखो ये पॉइंट क्या कहता है, देखो मैंने आपको शुरू में बताया था ये मेडिकल ट्रीटमेंट वाला जो खर्चा ना ये सिर्फ एक सीनियर के लिए है, सिर्फ एक सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है। वो पॉइंट अब यहाँ पे आ गया। देखो ये पॉइंट क्या कहता है कि कोई मान लो कि अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, अगर मान लो इंडिविजुअल की बात करें तो या तो सेल्फ या फिर स्पाउस या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन या फिर पेरेंट्स, इन सभी में से कोई एक भी अगर सीनियर सिटीजन है और वो ऐसा सीनियर सिटीजन है जिसका हमने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करा रखा, क्योंकि यार यूजुअली क्या होता है कि सीनियर सिटीजन की ना मेडिकल इंश्योरेंस होती नहीं है। तो अगर मान लो उनका हमने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो हमने उसका मेडिकल प्रीमियम पे नहीं किया। अगर मेडिकल प्रीमियम हमने नहीं पे किया और मान लो पर्सन बीमार हो जाता है प्रीवियस ईयर के अंदर और हमने उसका इलाज करवाया तो हमारा कुछ खर्चा आया होगा, तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं अगर आपने उसको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करा रखा था और उसका कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ गया तो एक काम करो 50,000 की डिडक्शन यहाँ पे ले लो। उस मेडिकल एक्सपेंडिचर की खर्चा भी आपको यहाँ पर अलाउ कर दिया जाएगा एज अ डिडक्शन। लेकिन ध्यान देना ये जो 50,000 की डिडक्शन है ना ये आपकी जो ओवरऑल लिमिट थी ना यहाँ पर 50,000 की जो ये वाली लिमिट थी इसके अंदर ही आते हैं। ऐसा मत सोचना कि इसके एक्स्ट्रा में हमें 50,000 और मिल जाएगा, नहीं, इसके अंदर ही आता है। ये जो एक्स्ट्रा लिमिट हमें मिली है ना मेडिकल एक्सपेंडिचर की, ये हमें इस टोटल लिमिट के अंदर अंदर ही रखनी है, राइट। इसके बाद देखो मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, मोड ऑफ पेमेंट आपका होना चाहिए कोई भी ट्रेसेबल मोड। और यहां पे इन्होंने बोला कि आपने पेमेंट करनी है बाय एनी मोड अदर देन कैश, बाय एनी मोड अदर देन कैश करनी है। इसका मतलब कि क्या सर बियर चेक क्रॉस चेक अलाउड है? कि अगर हम बियर चेक के क्रॉस चेक से करें तो वो अलाउड है? द आंसर इज यस, वो अलाउड है। यस वो अलाउड है। आपको याद होगा जब हमने पीजीबीपी या अदर सोर्सेज देखा था, हमने वहां पे देखा था कि कैश, बियर चेक, क्रॉस चेक तीनों कहीं भी पेमेंट करे तो अलाउ नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ कैश के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप बियर चेक, क्रॉस चेक से पे करोगे तो वो भी अलाउ हो जाएगा, राइट। उसके अलावा कोई आप अकाउंट पे चेक, ईसीएल ये सब वगैरह करते हो तो ये सब भी आपको अलाउ हो जाता है। सिर्फ आपको कैश है जो कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन एक चीज और, अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते हो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो ये आपको कैश में भी अलाउड है, क्योंकि देखो ओवरऑल आपको 5,000 तक ही तो अलाउड है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर आप करते हो तो वो आपको कैश के अंदर भी यहाँ पर अलाउ कर दिया जाएगा। इसके बाद देखो ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। देखो ये पॉइंट कहता है कि आपने क्या किया, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस आपने पे कर दिया इन लमसम फॉर मोर देन 1 ईयर। जैसे बहुत सी बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, अपना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एक ही बारी में लमसम पे कर देते हैं और वो पॉलिसी आगे के कई साल तक चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल से समझेंगे आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। पहले देखते लिखा क्या है, डिडक्शन शेल बी डिवाइडेड अमंग ईच प्रीवियस ईयर इन विच द इंश्योरेंस इज एक्टिव। देखो हमने क्या किया, हमने आगे के कई आने वाले सालों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एक साथ लमसम पे कर दिया तो आगे कई साल तक वो पॉलिसी एक्टिव रहेगी। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं एक काम करो, जितना आपने लमसम अमाउंट पे किया था ना वो ले लो और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर जिसको वो इंश्योरेंस पॉलिसी टच करती है, उतने नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर से आप उसको डिवाइड कर दो। आओ एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज एक पर्सन मिस्टर एक्स, वो क्या करता है 1,80,000 का लमसम प्रीमियम पे कर देता है 5 साल के लिए। कब करता है? 1 सितंबर 2024 को। एंड 5 साल कब खत्म होंगे? 31 अगस्त 2029 को वो खत्म होंगे। आओ देखो हमने इसको कैसे हमने ट्रीट करना है। देखो हमने देखना है कि ये जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, 5 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी, ये हमारे कितने नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स को टच करती है, हमने देखना है। तो देखो हमारी पॉलिसी स्टार्ट होती है 1 सितंबर 2024 को। तो कौन से प्रीवियस ईयर हुआ? ये हमारा हुआ प्रीवियस ईयर 24-25 में हमारी पॉलिसी यहाँ पर हमारी स्टार्ट होगी। उसके बाद देखो 5 साल तक, 1 2 3 4 5 यहाँ तक आपको लगा खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारी पॉलिसी खत्म हो रही है 31 अगस्त 2029 को, यानी कि 29-30 को। तो ऐसे केस में हमने नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर जो हमने टच करे वो हमारे 5 नहीं है, हमारे 5 की जगह 6 है। एक हमारा एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि हमने क्या किया, हमने साल के बीच में हमने पॉलिसी स्टार्ट की थी, इसलिए हमारे नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर हम आ जाएंगे टोटल 6। हम क्या करेंगे, 1,80,000 जो हमारा टोटल प्रीमियम था इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे एंड 30,000 हमारा टोटल प्रीमियम आ जाएगा। हर साल का प्रीमियम आ जाएगा
ये जो प्रीमियम है ये हम यूज करेंगे यहाँ पर हमारी 25,000 एंड 50,000 की लिमिट के अंदर कैलकुलेट करने के लिए, राइट। इस तरह से हमने ट्रीट करना है सेक्शन नंबर 80D को। हाँ जी, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 80DD। ये सेक्शन क्या कहता है, देखो ये सेक्शन कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव, यानी कि DDR। देखो DDR डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव। आपको कोई डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव है, आपको कोई रिलेटिव है जो कि डिसेबल्ड है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपने क्या किया, आपने उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया, या फिर आपने क्या किया, उसको मेंटेन करने के लिए उसकी मेंटेनेंस पे आपने कुछ खर्चा किया। तो ऐसे केस में मैं आपको एक बात बताऊं, ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल को या फिर एचएफ को अलाउ होता है जो कि एक रेजिडेंट है। ओनली एक रेजिडेंट इंडिविजुअल एचएफ को अलाउ होता है। एंड कितना अलाउ होता है, अगर मान लो जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, जिस रिलेटिव की बात कर रहे हैं, अगर उसको नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 तक का यहां पर आपको फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर हम बात करो जिस रिलेटिव की, उस रिलेटिव की जो कि सीवियरली डिसेबल्ड है, जिसको सीवियर डिसेबिलिटी है, तो आपको सीधा सीधा यहां पर 1,25,000 तक की यहां पर आपको फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी। ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं यहां पर फ्लैट डिडक्शन। इसका मतलब कि सर अगर आपने उसके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट या मेंटेनेंस पे आपने उसके ऊपर 10 लाख रुपए का खर्चा कर दिया तो भी आपको इतनी डिडक्शन मिलेगी। अगर आपने उसके ऊपर 1 रुपए का खर्चा किया तो भी आपको उतनी की ही डिडक्शन मिलेगी। ये एक फ्लैट डिडक्शन है। Assessee should incur some expenses on the medical treatment और मेंटेनेंस। थोड़ा सा एक्सपेंस इनकर होना चाहिए, जितना भी इनकर होगा आपको इतने की ही डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद उसे फ्लैट डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। अब सवाल आता है कि रिलेटिव का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है। तो रिलेटिव का मीनिंग अगर हम देखें इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअल असेसी के लिए देखें तो उसका स्पाउस, उसके चिल्ड्रन, उसके मदर फादर, उसके ब्रदर सिस्टर। सिंपल है, स्पाउस, चिल्ड्रन, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, इस तरह से आपने इसको याद रखना है। ये सारे के सारे उसके रिलेटिव बन जाते हैं। और अगर हम बात करें किसी एचयूएफ की, तो एचयूएफ के लिए कोई भी मेंबर ऑफ द एचयूएफ उसके लिए यहाँ पर उसका रिलेटिव बन जाता है। ध्यान देना, सारे के सारे उसके लिए होने चाहिए डिपेंडेंट। ऑल शुड बी डिपेंडेंट। ये सारे उस असेसी के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए, राइट। इसके बाद देखो नॉर्मल डिसेबिलिटी का और सीवियर डिसेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। अगर हम बात करें सीवियर डिसेबिलिटी की, तो इसका मतलब है कि उस पर्सन की 80% और मोर डिसेबिलिटी है, यानी कि 80% और मोर उसकी बॉडी खराब है, इतनी ज्यादा उसको डिसेबिलिटी 80% और मोर। अगर हम बात करें नॉर्मल डिसेबिलिटी की, तो डिसेबिलिटी लेस देन 80% को बोला जाता है यहाँ पर नॉर्मल डिसेबिलिटी। सिंपल सी बात है, कोई पर्सन अगर लेस देन 80% डिसेबल्ड है तो उसको यहाँ पर आपको 75,000 मिलेगी। अगर वो सीवियरली डिसेबल्ड है, 80% से ज्यादा उसका शरीर खराब है, तो ऐसे केस में 1,25,000 की आपको फ्लैट डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। इसी से मिलता जुलता हमारा एक सेक्शन आता है, हमारा सेक्शन नंबर 80U। ये सेक्शन क्या कहता है, देखो इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में हमारा जो असेसी है ना, असेसी खुद ही डिसेबल्ड है। इस सेक्शन में असेसी खुद ही डिसेबल्ड है। कौन डिसेबल्ड है, यू डिसेबल्ड। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। सेक्शन 80U, यू आर डिसेबल्ड। सेक्शन 80U इस तरह से आपने याद रखना है। जैसे ऊपर देखते थे ना रिलेटिव का, वही सेम, बिल्कुल वही सेम प्रोविजन है। किसको मिलेगी, ये मिलेगी किसी भी रेजिडेंट इंडिविजुअल को जो कि खुद ही हैंडीकैप्ड है, खुद ही डिसेबल्ड है, उसको मिलेगी। हमने देखना है कि उसको कितनी डिसेबिलिटी है। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000, अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000। बिल्कुल सेम पहले जैसे था, बिल्कुल सेम यहाँ पर फ्लैट डिडक्शन मिलेगी। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे आता है, देखो एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि ऊपर वाले पॉइंट में 80DD जब हमने देखा था तो रिलेटिव की बात की थी, तो यहाँ पे हमने देखा था कि रिलेटिव के लिए हमने कुछ ना कुछ खर्चा इनकर करना है, या तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे या फिर मेंटेनेंस पे। यहाँ पर क्या है कि हम असेसी खुद ही है, तो यहाँ पर वो खर्चा वाला पॉइंट नहीं आता। खर्चा ना करोगे तो भी आपको इतने की डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी, राइट। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन नंबर 80DDB। ये सेक्शन देखो, ये थोड़ा सा आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा देखो ये क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। अब देखो 80DDB ना, ये ना इसमें कुछ स्पेसिफाइड डिजीजेस होते हैं। डिजीज आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि भाई 80DDB वाला स्पेसिफाइड डिजीज उसको हो रखा है। अगर मान लो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट कराया किसका, स्पेसिफाइड डिजीज का, और आपको ना आप एक असेसी जो कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है या फिर एक रेजिडेंट एचयूएफ है, रेजिडेंट इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है, तो ऐसे केस में आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी। देखो सबसे पहले देखो कि भी स्पेसिफाइड डिजीज है किसका ट्रीटमेंट हो रहा है, लाइक कौन से पर्सन का ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर हम इंडिविजुअल का देखें तो वो सेल्फ का ट्रीटमेंट भी करा सकता है, स्पाउस का भी करा सकता है, चिल्ड्रन का करा सकता है, मदर फादर ब्रदर सिस्टर सबका करा सकता है। सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, इन सबका वो ट्रीटमेंट कराएगा स्पेसिफाइड डिजीज का, तो यहाँ पर उसको डिडक्शन मिलेगी। और अगर एचयूएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई भी मेंबर ऑफ द एचयूएफ उसको यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट कराएगा, तो यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। सारे के सारे उसके ऊपर होने चाहिए डिपेंडेंट। अच्छा एक बात बताओ, डिडक्शन कितनी मिलेगी। तो देखो सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, आपने मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, तो मेडिकल ट्रीटमेंट कराने पे जो भी आपका एक्चुअल एक्सपेंस हो ना मेडिकल ट्रीटमेंट पे वो ले लो, और साथ में एक लिमिट लगा दी कितनी, 40,000 की, 40,000 फॉर अ नॉर्मल पर्सन एंड 1 लाख रुपीज फॉर अ सीनियर सिटीजन। जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, मान लो कि वो पर्सन अगर सीनियर सिटीजन है ना, तो यहाँ पर 40,000 की जगह यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 लाख। तो देखो एक्चुअल एक्सपेंस और 40,000 1 लाख,
जो भी इनमें से एप्लीकेबल, विच एवर इज लोअर, उतना अमाउंट यहाँ पर ले लो। और एक काम करो, अगर मान लो इस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको कुछ इंश्योरेंस क्लेम भी रिसीव हो गया, अगर मान लो आपने इंश्योरेंस कराया था, आपको कुछ क्लेम आपको रिसीव हो गया, तो वो अमाउंट यहाँ पर माइनस कर दो। जो भी नेट फिगर आएगी ये आपकी चली जाएगी आपकी डिडक्शन, जितनी की डिडक्शन आपको 80 डीडीबी के अंदर यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 80E। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि अगर आपने इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के बाहर मान लो आप हायर एजुकेशन करने गए और उसके लिए आपने कोई लोन लिया था, उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हो ना, उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 80E के अंदर मिल जाएगी। कैसे याद रखना है? आपने याद रखना है कि भाई 80E फॉर एजुकेशन, आपने इस तरह से इसको याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया और अब्रॉड। देखो यहाँ पर इंडिया भी है, अब्रॉड भी है, यानी कि आप इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन कर रहे हो, उसके लिए लोन लिए तो भी मिल जाएगी, इंडिया के बाहर कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी कोर्स जो कि आपने 12th क्लास के बाद किया हो उसे बोला जाता है हायर एजुकेशन। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप सीए कर रहे हो तो सीए आपका हायर एजुकेशन है। वैसे बहुत सी बार लोग क्या करते हैं कि अपना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और मेडिकल कॉलेज की फीस कई बार जो होता है प्राइवेट कॉलेजेस की बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए लोग ले लेते हैं लोन लेते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उनकी डिडक्शन उनको यहाँ पर 80E के अंदर मिल जाती है, राइट। अब देखो किसको मिलेगी? किसी इंडिविजुअल को मिलेगी। कितनी मिलेगी? जितना भी आप इंटरेस्ट पे करते हो ना उस लोन के ऊपर, उतने की मिल जाएगी हर साल की। लेकिन कब तक? फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, यानी कि जिस साल में आपने लोन पे इंटरेस्ट देना स्टार्ट किया ना, उस साल से अगले 8 साल तक आपको हर साल मिलेगी। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट आप उसके बाद भी पे कर रहे हो ना, तो उसकी नहीं मिलेगी, सिर्फ 8 साल तक ही मिलेगी। फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 ईयर्स तक आपको मिलेगी। देखो पीरियड ऑफ 8 ईयर्स कहां से स्टार्ट होंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच असेसी स्टार्ट्स पेइंग इंटरेस्ट, वहां से आपका 8 साल का पीरियड स्टार्ट होगा, राइट। अच्छा, लोन किसके लिए लेना है? लोन देखो, लोन आप खुद के लिए भी ले सकते हो, सेल्फ के लिए भी ले सकते हो, स्पाउस के लिए भी ले सकते हो, चिल्ड्रन के लिए भी ले सकते हो, या फिर किसी भी ऐसे स्टूडेंट के लिए ले सकते हो जिसके लिए आप उसके लीगल गार्डियन हो। आप किसी ऐसे स्टूडेंट के लिए भी ले सकते हो लोन। इन सभी के लिए आप लोन लोगे तो आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज और, लोन किसी एरे गैरे से नहीं लेना। ऐसा नहीं हो कि आपने लोन अपने किसी रिश्तेदारों से ले लिया, अपने दोस्तों से ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोन आपको लेना है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि कोई बैंक हो गया या फिर कोई एनबीएफसी होगी, उनसे लोन लेना है, या फिर किसी भी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लेना है, तभी आपको यहाँ पर सेक्शन 80E के अंदर यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगी, राइट। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 80EE। ये सेक्शन क्या कहता है? देखो ये सेक्शन कहता है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। आपने क्या किया था? घर को परचेज करने के लिए आपने क्या किया था? एक लोन लिया था, उसे बोला जाता है हाउसिंग लोन। आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब आप बोलोगे कि सर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ये बात तो पहले हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कर चुके हैं। द आंसर इज यस, बिल्कुल कर चुके हैं। लेकिन एक चीज मेरे साथ ध्यान से सुनना, देखो हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता था कि एलओपी एंड डीएलओपी के केस में हम क्या करते थे, जितना भी इंटरेस्ट होता था ना, सारी की सारी डिडक्शन वहां ले लेते थे। जितना इंटरेस्ट ना, सारी की सारी डिडक्शन हमें वहां पर मिल जाती थी। एसओपी के केस में ना होता था कि भाई हमें मैक्सिमम 30,000 या फिर 2 लाख की वहां पे हमें डिडक्शन मिलती थी, और न्यू रिजीम जो है 115 बीएससी वहां तो बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। तो ये जो सेक्शन है ना 80EE, ये तब अप्लाई करता है जब हम क्या करते हैं, सेक्शन 24 में जो हमें 30,000 की, हमारी 2 लाख की जो हमारी लिमिट थी, जब वो हम अवेल कर लेते हैं एंड उसके बाद भी कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पड़ा होता है ना, तो हम 80EE के अंदर आते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो सेक्शन है ये मिलता है इंडिविजुअल को, और कितनी यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी? मैक्सिमम आपको 50,000 की मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपने हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर सेक्शन 24 के अंदर आपने 2 लाख का आपने अवेल कर लिया, लेकिन आपका जो एक्चुअल इंटरेस्ट था वो था आपका 2.5 लाख। तो बाकी जो बचे 50,000 है ना, 50,000 की डिडक्शन आप यहाँ पर 80E के अंदर ले सकते हो, राइट। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? देखो पहली कंडीशन है, लोन शुड हैव बीन टेकन फ्रॉम अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कोई एनबीएफसी वगैरह होगी, उनसे आपने लोन लेना है। किस लिए? फॉर एक्विजिशन ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ना ही आपने रिपेयर के लिए लेना है, ना ही आपने मेंटेनेंस के लिए लेना है, ना ही आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लेना है। आपने सिर्फ एक्विजिशन के लेना है, एक्विजिशन ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसके लिए लेना तभी मिलेगी। दूसरी कंडीशन है, लोन जो आप ले रहे हो ना, लोन शुड हैव बीन सैंक्शनड बिटवीन 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। इसका मतलब प्रीवियस ईयर 2016-17 के अंदर आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए, राइट। उसके बाद एक कंडीशन और आती है, देखो एक कंडीशन और आती है कि जो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो उसकी जो प्राइस है, परचेज प्राइस है, वो अप टू 50 लाख होना चाहिए, और जो आपने लोन लिया वो अप टू 35 लाख होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स वो कह रहे हैं, अगर आप 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन ले लो, तो काम करो 35 लाख तक का लोन लो, 15 लाख तक का आप खुद से पैसा लगाओ, कुछ तो खुद से भी लगाओगे, राइट। तो ये कह रहे हैं परचेज प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी अप टू 50 लाख होनी चाहिए, और आपका लोन अमाउंट अप टू 35 लाख होना चाहिए। ये एक कंडीशन है। एंड एक कंडीशन और है कि असेसी शुड नॉट ओन एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एज ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन। ये चार कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो जाती है तो आपको 80E के अंदर मिलेगी। लेकिन एक बात बताऊं,
ये सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रेलेवेंट अब है नहीं। क्यों? क्योंकि इसके आगे एक और सेक्शन आ गया, वो ज्यादा रेलेवेंट है हमारे लिए। ये सेक्शन रेलेवेंट क्यों नहीं है? क्योंकि देखो प्रीवियसली 2016-17 में ही लोन लिया हो, इसके चांसेस थोड़े कम है आने में, क्वेश्चन के आने में थोड़े से चांसेस कम है। इसलिए ये वाले सेक्शन से ज्यादा ध्यान आपने यहां पर देना है। इस वाले सेक्शन में 80EEA ये भी डील करता है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन से। देखो ये क्या कहता है, सेम बात है, काफी हद तक सेम है। ये वाला जो है, ये वाला सेक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है? कोई ऐसा इंडिविजुअल जो कि 80EE के अंदर कवर नहीं होता था, जो कि जो पीछे हमने देखा ना 80EE इसके अंदर जो कवर नहीं होता था, यानी कि जिससे लोन इस पीरियड के बाद लिया था, राइट, वो कवर हो गया। एंड कितनी डिडक्शन मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी 1,50,000 की, यहां पर उसको डिडक्शन मिल जाएगी। अब इसकी भी कुछ हमारी कंडीशन है, देखो कंडीशन क्या कहती है। पहली कंडीशन ये, अगेन सेम, लोन शुड हैव बीन टेकन फ्रॉम अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किस लिए? फॉर एक्विजिशन ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसके लिए लोन होना चाहिए। लोन कब का लेना, लोन कब का सैंक्शन होना चाहिए? लोन शुड हैव बीन सैंक्शनड बिटवीन 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2022। यहां पे देखो ध्यान से, पीछे हमने जो देखा था वो था हमारा प्रीवियस ईयर 16-17। यहां पर क्या है? यहां पर हमारा प्रीवियस ईयर 19-20, 20-21 या 21-22, इन तीनों साल, इस 3 साल के पीरियड में कभी भी लोन सैंक्शन होगा तो हम इस सेक्शन के अंदर कवर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, राइट। अच्छा, एक कंडीशन और है कि भाई देखो पीछे हमने देखा था कि परचेज प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी है ना, वो अप टू 50 लाख होनी चाहिए, लोन अमाउंट अप टू 35 लाख होना चाहिए। यहां पे क्या कंडीशन है? देखो यहां पे कंडीशन चेंज है। यहां पर हम प्रॉपर्टी का परचेज प्राइस नहीं देखते, हम देखते हैं उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। हम देखेंगे उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, परचेज प्राइस नहीं देखेंगे। एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होनी चाहिए अप टू 45 लाख। एंड लोन अमाउंट कितना होना चाहिए? लोन अमाउंट होना चाहिए नो लिमिट। यहाँ पे कोई भी लोन की लिमिट आपकी है ही नहीं, कितना भी लोन लेना ले लो, हमने सिर्फ प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखनी है, अप टू 45 लाख वो होनी चाहिए। अच्छा, एक कंडीशन और, सेम कंडीशन है, असेसी शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस एज ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन। अब देखो मैंने नीचे एक समरी बना रखी है, इन दोनों सेक्शन में क्या डिफरेंसेस है 80EE में और 80EEA में, ताकि आपकी थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ आ जाए। देखो सबसे पहले देखिए 80E में, तो 80EE में परचेज प्राइस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी देखते हैं, कितनी होनी चाहिए? अप टू 50 लाख। लेकिन 80EE में हम परचेज प्राइस नहीं देखते, हम उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखते हैं, कितनी होनी चाहिए? अप टू 45 लाख होनी चाहिए। लोन की कोई लिमिट है क्या? द आंसर इज यस। 80EE में लोन होना चाहिए आपका 35 लाख का। 80EE में यहाँ पे कोई लिमिट नहीं, लोन आपका कितना भी हो सकता है, 35 लाख हो, कुछ भी अमाउंट हो, कितना भी लोन आपको लेना ले लो। 80EE में आपका जो लोन होना चाहिए वो सैंक्शन होना चाहिए प्रीवियस ईयर 16-17 के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें 80EE की, तो यहां पर आपका जो लोन सैंक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए 1920, 2021 या फिर 21-22 के बीच में, कभी भी इन 3 साल के बीच में कभी भी आपका लोन सैंक्शन हो, आपको ये वाला सेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद देखो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 80EE में आपको डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम 50,000 की, और 80EEA में आपको डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम 1,50,000 की। ये एक छोटा सा डिफरेंस और था। अच्छा देखो यहां पर ना मैंने एक टिप दे रखी है, देखो सिंपल सी टिप है, मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट की डिडक्शन हम हाउस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी लेते हैं। तो यहां पर देखो सिंपल सी बात है, हाउस प्रॉपर्टी में अगर हम एलओपी डीएलओपी की बात करें तो वहां पर हम ऑलरेडी 100% ले लेते हैं इंटरेस्ट। लेकिन हम बात कर रहे हैं बाकी एसओपी की, तो एसओपी के केस में अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी में आप इंटरेस्ट लेते हो, तो सबसे पहले काम करो, पहले आप हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 में जो आपको 30,000 एंड 2 लाख तक का जो इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन वहां मिलती थी ना, पहले आप वो ले लो। उसके बाद अगर आपका कुछ इंटरेस्ट बचता है तो उसके बाद आप आ जाओ सेक्शन 80EE एंड 80EEA के अंदर, जो हम डिडक्शन हम अभी पढ़ रहे हैं। पहले काम करो, पहले हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर सेक्शन 24 के अंदर जितना इंटरेस्ट आप मैक्सिमम उसको एग्जॉस्ट कर सकते हो करो। उसके बाद जाकर जो 80EE एंड 80EEA में आओ, डिडक्शन वाले चैप्टर में जाकर उसकी डिडक्शन यहां पर ले लो, राइट। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 80EEB। ये सेक्शन क्या कहता है? देखो ये सेक्शन कहते हैं आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए आपने कुछ लोन लिया, उस लोन पे अब आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो इस सेक्शन के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगी। किसको मिलेगी? किसी इंडिविजुअल को मिलेगी। कितनी मिलेगी? मैक्सिमम 1,50,000 की मिलेगी। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा और अगर आपका बिजनेस है, अब आपका बिजनेस आपने बिजनेस के लिए खरीदा, तो उस पर आप जो इंटरेस्ट पे करते हो ना, उसके आप पीजीबीपी में ऑलरेडी डिडक्शन ले लेते हो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर कोई अदर इंडिविजुअल है ना जिसको इंटरेस्ट की डिडक्शन वैसे नहीं मिलती, तो वो सेक्शन 80EEB में यहाँ पर इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकता है मैक्सिमम 1,50,000 की। लेकिन कुछ कंडीशन है, देखो कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि लोन शुड हैव बीन टेकन फ्रॉम अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किस लिए? फॉर एक्विजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, भाई उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लिए होना चाहिए लोन। और दूसरी बात ये, लोन शुड हैव बीन सैंक्शन बिटवीन 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2023। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे देखो, पीछे जो हमने देखा था उसका तो डेट अलग था, या तो यहाँ पे 3 साल हमारे थे, यहाँ पे देखो यहाँ पे टोटल हमारे 4 साल है। प्रीवियस ईयर 1920, 2021, 21-22 एंड 22-23, इन 4 साल के अंदर कभी भी उससे लोन लिया हो तो उसका जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन उसको यहाँ पर मिल जाएगी।
इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 80G। ये जो सेक्शन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ज्यादा ध्यान से करके जाना है। ये सेक्शन डील करता है डोनेशन से। अगर आप डोनेशन करते हो और 80G के अंदर आप कंप्लाई करते हो तो आपको 80G के अंदर उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखो, मैं आपको पहले बताऊं कि डोनेशन जो होता है ना, डोनेशन हमारा पर्सनल लेवल का खर्चा होता है। डोनेशन इज अ पर्सनल एक्सपेंस। मैंने आपको बताया था बेसिक्स वाले चैप्टर में, डोनेशन जो होता है ना, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो इसकी टैक्सेशन में वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन सेक्शन 80G के अंदर यहां पर आपको उसकी डिडक्शन यहां पर आपको मिल जाती है। अब कैसे मिलेगी देखो, सबसे पहले तो 80G की डिडक्शन किसको मिलेगी? ऑल पर्संस, हर तरह के पर्सन को मिलेगी, चाहे आपको इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी भी हो, कंपनी फर्म कुछ भी हो, हर तरह के इंडिविजुअल, हर तरह के पर्सन को यहां पर डिडक्शन मिल जाएगी। कितने मिलेगी वो हम अभी देखेंगे, राइट। लेकिन एक बात बताऊं, डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आप कहीं एलिजिबल डोनेशन करोगे। ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी डोनेशन कर दी तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, नहीं। अगर आप कहीं पर एलिजिबल डोनेशन करोगे आपको तभी इसकी डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80G के अंदर। अब एलिजिबल डोनेशन क्या होता है तो देखो, एलिजिबल डोनेशन क्या होता है, हमारी ना दो तरह की एलिजिबल डोनेशन होती है। एक होती है हमारी अनलिमिटेड कैटेगरी और एक होती है हमारी लिमिटेड कैटेगरी। अनलिमिटेड कैटेगरी मतलब आप जितना अमाउंट डोनेट करोगे सारा का सारा आपको वहां पर एज अ डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगा। लेकिन लिमिटेड में क्या होता है, लिमिटेड में भी यही होता है कि आप जितना डोनेट करोगे उतना मिलेगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट आपके ऊपर लगा दी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जितना करोगे उतना मिलेगा, लेकिन लिमिट तक मिलेगा। पहले बात करें अनलिमिटेड की, तो अनलिमिटेड में कुछ ऐसी हमारी डोनेशन होती है जहां पर हमें 100% डिडक्शन मिलती है, एंड कुछ हमारी ऐसी डोनेशन होती है जहां पर हमें 50% मिलती है विदाउट एनी लिमिट। 100% विदाउट एनी लिमिट, 50% विदाउट एनी लिमिट। लेकिन लिमिटेड में देखो, इसमें भी फर्दर हमारी दो कैटेगरी होती है। एक होती है 100% विद लिमिट और एक होती है हमारी 50% विद लिमिट। आओ एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अनलिमिटेड कैटेगरी से, उसके बाद देखिए हमारी लिमिटेड कैटेगरी। पहले देखते हैं अनलिमिटेड कैटेगरी में 100% डिडक्शन हमें कौन सी वाली डोनेशन की मिलती है, विदाउट एनी लिमिट। कितना भी डोनेट करते जाओ सारी की सारी डिडक्शन मिलती जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैं ना कुछ नाम बोलूंगा, इन नामों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद एक चीज बताऊंगा वो आपने याद करनी है। देखो सबसे पहले देखो पीएम नेशनल रिलीफ फंड, अगर आपने इसके अंदर डोनेट किया तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। पीएम नेशनल रिलीफ फंड। वैसे अगर आपने पीएम आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड में डोनेट किया या फिर पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ फंड में, पीएम केयर्स फंड में आपने इन्वेस्ट किया तो मिल जाएगी। अगर आपने सीएम रिलीफ फंड या फिर एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड में आपने डाला तो मिल जाएगी। नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल कल्चरल फंड, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, जिला साक्षरता समिति या फिर एनी नेशनल लेवल फंड, इन सब के अंदर अगर आपने कहीं पर भी डोनेशन दी तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी विदाउट एनी लिमिट। अब इनको याद कैसे करना है देखो, सबसे पहले देखो मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन में कहीं पर भी आपके पास कोई भी पीएम सीएम फंड दिख जाए, यानी कि कोई भी फंड दिख जाए जिसके आगे पीएम या फिर सीएम लिखा है या फिर एलजी लिखा है, एलजी भी आ सकता है, तो एलजी पीएम सीएम ये तीन नाम अगर आगे आपके किसी भी फंड के सामने ना, तो सीधा सीधा उसकी 100% डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट आप ले लेना, राइट। उसके बाद देखो अगर आपको कोई भी फंड दिख जाए जिसके सामने नेशनल लिखा है, जैसे कि नेशनल डिफेंस, स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन, कल्चरल या फिर कोई भी फंड, इसके अलावा भी आ सकते हैं, कोई भी फंड जिसके सामने नेशनल लिखा है तो वो भी आपको उसकी भी आप यहाँ पर 100% डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट ले सकते हो। इसके अलावा कोई भी आपके पास नेशनल लेवल का क्लीनलीनेस या फिर कोई एजुकेशन फंड आ जाए तो उसकी भी यहाँ पर आप 100% डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट आप उसकी ले सकते हो। और दो तीन नाम आप चाहो तो पढ़ सकते हो, जैसे ये वाले जिला साक्षरता समिति, क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ भारत कोष, ये सब आप चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन इन जनरल ये फॉर्मूला अगर आप फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राइट। इसके बाद देखो 50% डिडक्शन किसकी मिलती है विदाउट एनी लिमिट। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही फंड का नाम है, कौन सा, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, यानी कि सूखा पड़ गया था। ड्रॉट मतलब होता है कि सूखा पड़ गया, उसके रिलीफ के लिए आपने कुछ फंड बनाया, इसका नाम होता है पीएम प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। इसकी आपको मिलती है डिडक्शन कितनी, 50% डिडक्शन। अब आप सोच रहे होगे कि भाई 100% डिडक्शन और 50% डिडक्शन का मतलब क्या है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपका क्वेश्चन आएगा टोटल इनकम वाला, वहां पे हो सकता है कि आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो आपका अकाउंट दे रखा है ना, तो उसमें हो सकता है कि आपका एज एन एक्सपेंडिचर वहां पे आपने डोनेशन दिखा रखा हो, या फिर आपका जो पीएनएल अकाउंट दे रखा होगा वहां पे एज एन एक्सपेंडिचर आपने अपना डोनेशन दिखा रखा हो। अगर डोनेशन आपने दिखा रखा है तो आपने क्या करना है, पीएनएल में, पीजीबीपी में उसको आपने ऐड बैक करना है, एंड यहां पर आके 80G के अंदर या तो उसकी 100% डिडक्शन लेनी है या फिर उसकी 50% डिडक्शन लेनी है। इस तरह से आपने करना है, पहले आपने उसको ऐड बैक करना है पीजीबीपी में, क्योंकि वो हमारे टैक्सेशन का पार्ट नहीं बनती, लेकिन 80G में एज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर 80G के अंदर यहां पर आपको उसकी डिडक्शन अलग से मिल जाती है, राइट। इसके बाद देखो हमारी लिमिटेड कैटेगरी में कौन आता है। देखो लिमिटेड कैटेगरी याद करना थोड़ा आसान है, देखो सिंपल है।
एक होती है 100% डिडक्शन विद लिमिट, एक होती है 50% डिडक्शन विद लिमिट। अभी लिमिट क्या होता है अभी देखेंगे, पहले नाम देखो। आपने क्या किया, आपने किसी भी गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को या किसी भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को फैमिली प्लानिंग के लिए आपने डोनेशन दी। किस लिए? फैमिली प्लानिंग के लिए आपने डोनेशन दी। हमारी गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, उसको आपने डोनेशन दी तो 100% डिडक्शन मिल जाएगी विद इन लिमिट। या फिर आपने क्या किया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या फिर किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन को आपने डोनेशन दी। किस लिए? ताकि वो इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सके। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, अपने एरिया के क्रिकेट बोर्ड को ना आपने कुछ पैसे दे दिए, उसको कुछ डोनेशन दे दी, बोला कि इस पैसे से ना एक स्टेडियम बना दो, एक पैसे से स्टेडियम बना दो। तो ऐसे केस में जितनी भी आप डोनेशन दोगे उसका 100% आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगी, बट विद इन द लिमिट। इसके बाद देखो, एक होती है 50% डिडक्शन विद लिमिट। ये क्या होता है देखो, इसको आपने कैसे याद रखना है, आपने इसको याद रखना है HTCM, हिंदुस्तान टाइम्स चीफ मिनिस्टर। आपने इस तरह से इसको याद रखना है HTCM। आप इस तरह से याद चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। देखो 50% डिडक्शन विद इन लिमिट। आपने क्या किया, आपने डोनेशन दी अपने एरिया के हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को आपने डोनेशन दी। या फिर आपने क्या किया, आपने किसी टेंपल, गुरुद्वारा, मॉस्क या चर्च की आपने रिपेयर या फिर रेनोवेशन करा दी। या फिर आपने क्या किया, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर इंस्टीट्यूशन को आपने डोनेशन दे दी। या फिर आपने क्या किया, किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, इनको आपने डोनेशन दे दी। देखो 4 चीजें, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, टेंपल, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च के रिपेयर मेंटेनेंस, या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए। इन 4 HTCM, इनके लिए आपने अगर यहां पर आपने डोनेशन दिया तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी लिमिटेड कैटेगरी में विद इन लिमिट। अब लिमिट का मीनिंग क्या होता है, आओ देखते हैं। तो देखो, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट एंड हाउ टू कैलकुलेट डिडक्शन। वे लिमिट कैसे निकाले एंड लिमिट के बाद जो हमें डिडक्शन जितनी मिलनी चाहिए ना 80G के अंदर, वो कैसे कैलकुलेट करें, किसके लिए, कैटेगरी सी और डी के लिए। सी और डी मतलब ये दोनों कैटेगरी, लिमिटेड में जो हमारी सी एंड डी थी, इन दोनों के लिए हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। देखो सबसे पहले कहते हैं एक काम करो, आप कैलकुलेट करो एडजस्टेड टोटल इनकम। ये होगा हमारा स्टेप 1, कैलकुलेट एडजस्टेड टोटल इनकम। ये कैसे निकलता है, आप एक काम करो, अपना ग्रॉस टोटल इनकम ले लो। वो जो सारी डिडक्शन से पहले जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम थी ना, वो ले लो। लेकिन अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में कोई स्पेशल रेट वाली इनकम इंक्लूडेड है ना, वो 112A वाली, वो कैजुअल इनकम, वो 111A वाली, वो वाली इनकम अगर उनको बोला जाता है स्पेशल रेट वाली इनकम, वो अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर इंक्लूडेड है तो पहले उसको एक्सक्लूड करो, उसको निकाल दो। जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी वो ले लो। उसमें से काम करो, जितनी भी आपकी डिडक्शन बनती है सारे के सारे सेक्शन में, जितने भी सेक्शन है सबकी जितनी भी डिडक्शन बनती है सारी की सारी माइनस कर दो। लेकिन 80G को छोड़ के, जो डिडक्शन हम निकाल रहे हैं 80G वाली, उसको छोड़ के बाकी सारी डिडक्शन माइनस कर दो। जो नेट फिगर आएगी वो आएगी आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम। अब लिमिट कैसे निकाले, तो देखो लिमिट कैसे निकलती है, आप एक काम करो, जो आपने एडजस्टेड टोटल इनकम यहां पे निकाली है ना, उसका कर दो 10%। एक तो आपने ये लेना है। दूसरा आपने क्या करना है, जो आपने कैटेगरी सी और कैटेगरी डी में जितनी भी डोनेशन करी है ना, उसका टोटल अमाउंट ले लो। कैटेगरी सी और डी कौन सी है, ये वाली देखो, लिमिटेड कैटेगरी में 100% वाली और एक लिमिटेड कैटेगरी में 50% वाली, इन दोनों का कर दो टोटल। ये आ जाएगी एक चीज, दिस और दिस, 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज लोअर, ये बन जाएगी आपकी लिमिट। अब इस लिमिट का आपने क्या करना है, इस लिमिट के थ्रू आपने अपनी डिडक्शन कैलकुलेट करनी है। कैसे, आपने क्या करना है, इस लिमिट को अपनी डोनेशन के ऊपर अप्लाई करना है। यानी कि इतनी लिमिट तक आपको डोनेशन अलाउ है, एंड उसके बाद हम देखेंगे वो 100% अलाउ है कि हमें 50% अलाउ है। अब एक बात बताओ, ये जो लिमिट हमारी आई है, समझदारी क्या होगी, ज्यादा समझदारी क्या होगी कि हम इसको पहले कैटेगरी सी 100% वाली के ऊपर अप्लाई करें या फिर कैटेगरी डी 50% वाली के ऊपर अप्लाई करें। मैं बोलूं तो ज्यादा समझदारी होगी आपकी, हम उसको 100% वाली के ऊपर अप्लाई करें। क्यों? और देखो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो सपोज, देखो हम एग्जांपल देख रहे हैं, ध्यान से देखना। सपोज आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम है आपकी 10 लाख। कैसे आई, वो जो हमने जीटीआई में से हमने सारी डिडक्शन माइनस करी, आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम आ गई आपकी 10 लाख। और आपने देखा कि आपकी कैटेगरी सी में जो आपकी डोनेशन है वो है आपकी 80,000। कैटेगरी सी मतलब 100% वाली। एक और कैटेगरी डी में आपकी जो डोनेशन है 50% वाली, वो आपकी 60,000। टोटल आपकी डोनेशन कितनी है, 1,40,000 की। अब एक काम करो, लिमिट कैलकुलेट करो। लिमिट क्या है, 80,000 प्लस 60,000 यानी कि 1,40,000 और एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% यानी कि 1 लाख रुपीज, विच एवरेज लोअर 1 लाख रुपीज हमारी लिमिट आ गई 1 लाख रुपीज की। अब एक काम करो, इस लिमिट को ना अपनी डोनेशन के ऊपर अप्लाई कर दो और पहले करो कैटेगरी सी वाली डोनेशन के ऊपर। यानी कि जो 1 लाख की आपकी लिमिट है,
सबसे पहले इसमें से 80,000 की जो आपकी कैटेगरी सी वाली है ना डोनेशन, उसके ऊपर अप्लाई करो। 80,000 के अप्लाई करोगे, 80,000 वहां पर यूटिलाइज हो जाएगा, उसकी आप 100% डिडक्शन ले लो। 80,000 के यहाँ पर आपको 100% डिडक्शन मिल गई कैटेगरी सी के अंदर। उसके बाद एक काम करो, इस लिमिट में से 80,000 आपकी यहाँ यूटिलाइज होगी, बाकी बची 20,000 की जो लिमिट है ना उसको यहाँ पर अप्लाई कर दो कैटेगरी डी में। कैटेगरी डी में उसको अप्लाई कर दो। कैटेगरी डी में आपकी कितनी थी 60,000, उसमें से 20,000 आपने अप्लाई कर दी। अब एक काम करो, अब ये आपकी फाइनल फिगर आ गई जितनी आपको डोनेशन अलाउड है। अब इस डोनेशन का कर दो 50%। अब इसका कर दो 50% ऑफ 20,000 दैट इज 10,000। टोटल कितनी होगी? टोटल होगी आपकी 80,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 90,000। इतनी आपको डिडक्शन यहाँ पर 80G के अंदर कैटेगरी सी एंड डी के लिए आपको मिल जाएगी, राइट। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान देना, लिमिट को पहले आपने अप्लाई करना है कैटेगरी सी 100% वाली पे, उसके बाद आपने अप्लाई करना है कैटेगरी डी 50% वाली पे, राइट। इस तरह से हमने चलना है। तो देखो सेक्शन 80G से रिलेटेड हमारे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, आओ उनको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, देखो ये वाला, नो डिडक्शन इज अलाउड इन एनी कैटेगरी इफ पेमेंट इज मेड इन कैश एक्सीडिंग ₹2,000। देखो सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, ये जो आपने डोनेशन कर दी ना इनको अनलिमिटेड में या लिमिटेड में कहीं पर भी आपने डोनेशन करी, आपने कर दी इन कैश कर दी एक्सीडिंग ₹2,000। भाई कैश में डील करना मना है, ज्यादा डील करना मना है, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। ये कहते हैं कि अगर आपने 80G के अंदर आपने डोनेशन करी और लेकिन आपने पेमेंट कर दी कैश में कर दी एक्सीडिंग ₹2,000, तो आपको डोनेशन अलाउ नहीं की जाएगी। ₹2,000 तक चलेगा। कैश में अगर आप कर दोगे 2,000 से ज्यादा तो उसके आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर क्रॉस चेक एंड बियरर चेक आपको अलाउड है। क्रॉस चेक बियरर चेक से आप यहाँ पर डोनेशन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, डोनेशन पेड इन काइंड आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80G। देखो सिंपल सी बात है, 80G जो है ना वो डिडक्शन की बात करता है अगर आपने डोनेशन दियो मनी में, आपने मनी में दियो, अगर आपने काइंड में दे दिया, आपने कोई एसेट पकड़ा दिया उनको एज अ डोनेशन, तो ऐसे केस में आपको डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसके बाद देखो ये पॉइंट क्या कहता है, देखो बहुत सी बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज क्या करते हैं, खुद से डोनेट नहीं करते बल्कि अपने एम्प्लॉयर को दे देते हैं पैसे, और एम्प्लॉयर क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज के बिहाफ पे आगे चलकर डोनेट कर देता है। तो ऐसे केस में मान लो कि जहां पर एम्प्लॉयर डोनेट करता है, एम्प्लॉय का पैसा डोनेट कर रहा है अगर एम्प्लॉयर, तो जो सर्टिफिकेट इशू होता है ना वो एम्प्लॉयर के नाम पे होता है, लेकिन फिर भी सेक्शन 80G के अंदर उस एम्प्लॉय को फिर भी यहाँ पर डिडक्शन दे दी जाएगी। ये छोटा सा पॉइंट था कि एम्प्लॉय ने डोनेशन दी अपने एम्प्लॉयर के थ्रू, तो ऐसे केस में सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर के नाम पे है लेकिन फिर भी डिडक्शन एम्प्लॉय को मिल जाएगी 80G के अंदर, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 80G। ये सेक्शन क्या कहता है, रेंट पेड फॉर हाउस प्रॉपर्टी। देखो सिंपल सी बात है, हाउस प्रॉपर्टी के अगर आपको रेंट रिसीव होता है तो वो आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल होता है। यहां पर आप कौन हो, आप यहां पर रेंट पे करने वाले हो, रेंट पे करने वाले हो। देखो ध्यान से देखो, ये सेक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है, कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसको HRA रिसीव नहीं होता, हु डज नॉट रिसीव HRA। अब आप एक बात बताओ, ऐसा पर्सन कौन होगा, ऐसा पर्सन होगा कोई ऐसा एम्प्लॉई जो कि रेंट पे रहता है, यानी कि वो रेंट पे करता है और उसका जो एम्प्लॉयर है वो उसको HRA पे नहीं करता, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड है मतलब कहीं पर जॉब नहीं करता, खुद का कुछ काम करता है, उसे बोला जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड, और वो क्या करता है, वो रेंट पे करता है। तो ऐसे केस में कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसको HRA रिसीव नहीं होता, उसको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगी अगर वो अपने हाउस प्रॉपर्टी का कोई रेंट पे करता है तो। अब देखो कितनी डिडक्शन मिलेगी, 5,000 पर मंथ और 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लोअर। सबसे लोएस्ट अमाउंट इन तीनों में से जो भी होगा उतने की डिडक्शन मिल जाएगी। अब सवाल आते हैं कि एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मीनिंग क्या होता है। तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मतलब आप एक काम करो, ग्रॉस टोटल इनकम ले लो, जो आपकी डिडक्शन से पहले वाली थी वो ले लो, उसमें से जितनी डिडक्शन है सारी की सारी माइनस कर लो, एक्सेप्ट सेक्शन 80G, ये जो हम निकाल रहे हैं 80G, इसके अलावा बाकी जितनी भी डिडक्शन है सारी की सारी माइनस कर लो, वो आ जाएगी आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। उसको आप इस फॉर्मूला में लगाओगे तो आपके यहाँ पर डिडक्शन आ जाएगी। इसलिए एक पॉइंट यहां पर आता है, एक कंडीशन आती है कि असेसी स्पाउस, उसका माइनर चाइल्ड या फिर HF, इन चारों में से कोई भी हाउस प्रॉपर्टी ओन नहीं करना चाहिए। कहां पर, जहां पर असेसी काम करता है वहां पर, जहां पर असेसी काम करते हैं उसके आसपास कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकी ओन्ड नहीं होनी चाहिए। अगर ओन्ड है तो फिर उसी में जाके रह लेना, अगर उस ओन्ड है तो फिर उसी में जाके रहे, अगर ओन नहीं करता तभी उसको यहां पर ये वाली डिडक्शन अलाउ की जाती है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 80GGA। ये सेक्शन क्या कहता है, देखो ये सेक्शन कहता है कि आपने क्या किया, आपने डोनेशन दी फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। आपको याद होगा PGBP में एक हमने सेक्शन देखा था, सेक्शन नंबर 35, उसमें हमने देखा था कि अगर कोई पर्सन बिजनेस करता है और बिजनेस के अंदर वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए कुछ डोनेशन करता है ना, तो उसको सेक्शन 35 के अंदर वहां पर डिडक्शन मिल जाती है।
लेकिन ये जो सेक्शन है ना, ये उन लोगों के लिए जो कि बिजनेस नहीं करते, यानी कि ऑल पर्संस हु डू नॉट हैव पीजीबीपी इनकम। वो बेचारे अगर कहीं पर साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई डोनेशन देते हैं, ये रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन देते हैं, तो उनको डिडक्शन हमें यहाँ पर मिल जाएगी 80GGA में। यहाँ पर उसको डिडक्शन मिलेगी, कितनी मिलेगी? 100% ऑफ सच डोनेशन, उसको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर अगेन अगर आपने जो डोनेशन दी है, आपने अगर इन कैश दे दी एक्सीडिंग 2000 रुपीज, तो यहां पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्रॉस चेक एंड बियर चेक के से आप डोनेशन यहां पर कर सकते हो। इसके बाद देखो, एक आता है हमारा सेक्शन नंबर 80GGB और एक आता है हमारा सेक्शन नंबर 80GGC। ये दोनों सेक्शन है ना, काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन फिर भी हम इनको ध्यान से देखेंगे। देखो, सबसे पहला सेक्शन हमारा 80GGB। ये सेक्शन कहता है डोनेशन बाय इंडियन कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। आप कौन हो? आप हो एक इंडियन कंपनी। आपने क्या किया? किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे दी, या फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्टोरल ट्रस्ट को आपने डोनेशन दे दी। तो ऐसे केस में जितनी भी आप डोनेशन देते हो ना, सारी की सारी आपके यहां पर आपको अलाउ हो जाती है अंडर सेक्शन 80GGB। मैं आपको एक बात दोबारा से क्लैरिफाई कर दूं कि देखो, पीजीबीपी में अगर आपने डोनेशन डेबिट कर रखी है, तो एक काम करो, उसको एड बैक कर दो, और यहां पर आके 80GGB में अब जाकर आप उसकी यहां पर 100% डिडक्शन ले लो। आपने डोनेशन का इस तरह से ट्रीटमेंट करना है। आपने क्या करना है, जो भी आपने डोनेशन दे रखी है, चाहे 80G वाली हो, चाहे GGB वाली हो, चाहे कोई भी हो, उसको आपने पीजीबीपी में एड बैक करना है। नीचे आकर डिडक्शन वाले चैप्टर में आकर उसको आपने डिडक्शन यहां पर ले लेनी है। अच्छा, एक चीज देखो, यहां पे एक पॉइंट आता है कि नो डिडक्शन इफ एनी अमाउंट ऑफ डोनेशन इज मेड इन कैश। यहां पे ना कैश में आप हल्की सी भी पेमेंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि 2000 तक कर लो चल जाएगा, नहीं। पॉलिटिकल पार्टी के केस में एनी अमाउंट ऑफ डोनेशन मेड इन कैश इज नॉट अलाउड। थोड़ा सा भी अमाउंट आप कैश में यहां पर पे करोगे तो आपको यहां पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्रॉस चेक, बियर चेक यहां पर आपको अलाउड है। एक चीज और देखो, आपने क्या किया? आप हो एक इंडियन कंपनी, आपने क्या किया? अपनी पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर ब्रोशर, पैम्फलेट या न्यूज़पेपर में आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट कराई। तो आपको याद होगा पीजीबीपी में जब हम ये खर्चा करते थे ना, हम इसको वहां पर एड बैक कर देते थे। लेकिन यहां पर हमें 80GGB में अब जाकर उसकी डिडक्शन मिलती है। यानी कि अगर आपने ऐसा खर्चा कर रखा है और आप कौन हो? आपको कोई इंडियन कंपनी, तो आपने उसको यहां पर एड बैक करना है पहले पीजीबीपी में, और यहां पर डिडक्शन ले लेना आपने 80GGB के अंदर, यहां पर उसकी डिडक्शन आपने ले लेनी है। इसके बाद देखो, एक आता है हमारा सेक्शन 80GGC। ये सेक्शन क्या है? देखो, बिल्कुल सेम सेक्शन है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है। ये सेक्शन ना डील करता है एनी अदर पर्सन। जो हमने देखा ना 80GGB, ये डील करता था इंडियन कंपनी से। इंडियन कंपनी डोनेट करती है तो 80GGB लगता है। लेकिन अगर इंडियन कंपनी के अलावा कोई एनी अदर पर्सन, कोई फर्म है, कोई इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है इंडियन कंपनी के अलावा, तो वो अगर डोनेट करता है पॉलिटिकल पार्टी को, इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो वो 80GGC के अंदर कवर होता है। और उसको कितनी डिडक्शन मिलती है? 100% ऑफ सच डोनेशन। जो भी अमाउंट डोनेट करेगा उसका 100% उसको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन देखो, एक पॉइंट यहाँ पे वही सेम वाला कि अगर आपने कुछ भी अमाउंट यहाँ पर आपने कैश में दे दी तो उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्रॉस चेक या बियर चेक यहाँ पर आपको अलाउ कर दिए जाएंगे। लेकिन एक चीज देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ये वाला पॉइंट कहता है, देखो, कंपनी के केस में हमने देखा था कि भाई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करती है पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर ब्रोशर, पैम्फलेट, न्यूज़पेपर में कंपनी करती है। अगर इंडियन कंपनी करती है तो पीछे हमने देखा था कि डिडक्शन यहाँ पे उसको मिल जाती है। यानी कि पीजीबीपी में उसको एड बैक करते हैं, यहाँ पे उसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पे क्या है कि एनी अदर पर्सन की बात करें ना, तो यहाँ पे उसको डिडक्शन नहीं मिलती। यानी कि पीजीबीपी में उसमें एड बैक तो करना है, लेकिन यहाँ पर उसको माइनस हमने नहीं करना। यहाँ पर वो नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन है, राइट? हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस खत्म होती है। अब हम क्या करेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी इनकम बेस्ड डिडक्शंस। इनकम बेस्ड डिडक्शन में कौन कौन सी आती है? एक होती है हमारी 80IA से लेकर 80RRB, इसे बोला जाता है पार्ट सी। और एक होती है हमारी 80TTA एंड 80TTB। सबको डिटेल में देखेंगे। एक बात बताऊं, ये जो है ना पार्ट सी वाली है 80IA से लेकर 80RRB, ये ना इसमें बहुत सारी होती है हमारी डिडक्शंस। लेकिन हमने क्या करना है? हमने सिर्फ 3 पढ़नी है। सिर्फ ये 80QQB, 80RRB, 80JJAA, हमने सिर्फ ये 3 पढ़नी है। एंड उसके बाद ये 2 और पढ़नी है। टोटल हमने सिर्फ यहाँ पर 5 डिडक्शन हमने पढ़नी है। तो ज्यादा नहीं है इसमें, हमारी डिडक्शन थोड़ी सी है। डिटेल में सबको देखेंगे, बहुत अच्छे से करके जाएंगे। देखो, इनकम बेस्ड डिडक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी 1-2 बातें बताना चाहता हूँ, थोड़े से बेसिक्स बताना चाहता हूँ। देखो, इनकम बेस्ड डिडक्शन जो होती है ना, वो हमें तभी अलाउ की जाती है जब पहले हम क्या करते हैं, उस इनकम को पहले एक बार अपने रिटर्न के अंदर क्लेम कर लेते हैं। इसका मतलब कि वो इनकम पहले हमारे ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर पहले ऐड होनी चाहिए, और फिर नीचे जाकर डिडक्शंस के अंदर हम उसकी यहाँ पर डिडक्शन ले लेते हैं। दूसरी एक बात और
कि ये जो डिडक्शन है ना 80 आई ए से लेकर 80 RRB, जो हमारी पार्ट सी वाली डिडक्शन है 80 आई ए से लेकर 80 RRB, यानी कि हमारे सिलेबस में ये तीन, 1 2 3, ये तीन वाली जो डिडक्शन है ये हमें तभी मिलेगी जब हम अपनी रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट तक फाइल कर देंगे। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे, तभी हमें ये वाली तीन डिडक्शन यहाँ पर मिलेगी। ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्ट सी वाली के लिए, पार्ट सी वाली डिडक्शन के लिए। इसके अलावा एक पॉइंट और देखो, ये जो है ना डिडक्शन हमारी 80JJAA, ये एक्चुअल में ना पेमेंट बेस्ड डिडक्शन है। इसमें क्या होता है आगे देखेंगे हम, जो हमारी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होती है ना उसके हमें एडिशनल में डिडक्शन मिल जाती है। तो ये जो 80JJAA है एक्चुअल में पेमेंट बेस्ड डिडक्शन है, लेकिन फिर भी लॉ मेकर्स ने क्या किया, इसको अपनी इनकम बेस्ड डिडक्शन के अंदर डाल दिया। इसलिए आगे चलकर ना हमारा एक कंसेप्ट आएगा मिसलेनियस टॉपिक्स में, उसे बोला जाता है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, AMT का एक हमारा कंसेप्ट आता है। मिसलेनियस में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर ध्यान देना, वहां पर हम सिर्फ 80C वहां पर हम जो सिर्फ पार्ट सी वाली जो डिडक्शन होती है ना उसको कंसिडर करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो इसीलिए वहां पर 80JJAA जो होता है वो वहीं पर कंसिडर हो जाता है, इवन इफ वो एक पेमेंट बेस्ड डिडक्शन है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा 80QQB। ये क्या होता है, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम बुक्स ऑफ लिटरेसी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर। तो देखो 80QQB वाली जो डिडक्शन होती है ना ये मिलती है सिर्फ और सिर्फ एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को। एंड कितनी मिलती है, ये मिलती है नेट रॉयल्टी इनकम और ₹3 लाख विच एवर इज लोअर। नेट रॉयल्टी इनकम और ₹3 लाख विच एवर इज लोअर, यानी कि सर इस सेक्शन में आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी वो आपको मिलेगी ₹3 लाख की। 3 लाख से ज्यादा यहाँ पर आपको डिडक्शन नहीं मिल सकती। अब सवाल ये आता है कि नेट रॉयल्टी इनकम क्या होता है। देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको नेट रॉयल्टी इनकम यहाँ पर डायरेक्टली दे रखी होगी, आपको फुली बता रखा होगा कि भाई उसकी रॉयल्टी इनकम कितनी, या तो रॉयल्टी इनकम बता रखी होगी या फिर आपको यहाँ पर नेट रॉयल्टी इनकम पहले से ही बता रखी होगी। तो आपने क्या करना है, उस अमाउंट को लेना है, उसको 3 लाख से कंपेयर करना है विच एवरेज लोअर, उतनी की आपने डिडक्शन यहाँ पर आपने ले लेनी है। लेकिन सवाल आता है कि अगर मान लो नेट रॉयल्टी इनकम आपकी कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो आपने उसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। देखो ये हमने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके, ध्यान से देखेंगे। देखो नेट रॉयल्टी इनकम ना आपको दो तरह से रिसीव हो सकती है। या तो ये हो सकता है कि आपने क्या किया, आपने पब्लिशर से डील किया, जो पब्लिशर आपके बुक बेचता है आपने उससे डील किया कि मैं आपको बुक लिख के दे रहा हूं, आप एक काम करो मुझे एक लंपसम रॉयल्टी दे दो, यानी कि एक वन टाइम पेमेंट कर दो, एक वन टाइम पेमेंट, एक बहुत बड़ा अमाउंट मुझे एज अ रॉयल्टी दे दो एक बारी में। तो ऐसे केस में अगर आपको एक लंपसम रॉयल्टी मिलती है तो एक काम करो, जितनी लंपसम रॉयल्टी आपको मिली वो ले लो, उसमें से माइनस कर दो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस। मतलब आपने क्या किया, आपने बुक लिखने के लिए कोई एक्सपेंसेस इनकर करने या किसी को कमीशन पे करिए एक्सेट्रा, पब्लिशर तक पहुंचाने के लिए जो भी आपके एक्सपेंसेस थे वो माइनस कर दो, वो जो नेट रिजल्ट आएगा वो बन जाएगी आपकी नेट रॉयल्टी इनकम। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने पब्लिशर से डील किया और पब्लिशर ने बोला हम आपको एज अ परसेंटेज ऑफ सेल अमाउंट आपको देंगे एक रॉयल्टी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 लाख की आपकी बुक्स बिकी तो हम आपको 25% यानी कि 2.5 लाख की आपको रॉयल्टी पे करेंगे। ऐसी डील भी तो हो सकती है। अगर मान लो आपकी जो रॉयल्टी की डील है वो है एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड, तो ऐसे केस में हमारी रॉयल्टी किस तरह से कैलकुलेट होती है। देखो यहाँ पे इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि आपने एक्चुअल में डील चाहे आपने 25% किया हो चाहे आपने 30% किया हो, 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड, हम आपको अलाउ करेंगे मैक्सिमम 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड, मैक्सिमम 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड। अब देखो कैसे करना है। मान लो कि उसने क्या किया, 10 लाख के उसने हमारी बुक्स सेल करी, उसमें से हमने 25% की हमने डील करी थी कि 25% हमें रॉयल्टी आ जानी चाहिए, तो 2.5 लाख की हमें यहाँ पे रॉयल्टी रिसीव होगी। लेकिन इनकम टैक्स के लिए ना हम क्या करेंगे, इसको ओनली 1.5 लाख से कंसिडर करेंगे और इस 1.5 लाख को हम कंसिडर करेंगे एज हमारी ग्रॉस रॉयल्टी, हमारी ग्रॉस रॉयल्टी। एंड उस ग्रॉस रॉयल्टी में से हम माइनस करेंगे हमारे एक्सपेंसेस, फिर जो हमारी नेट रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा नेट रॉयल्टी। इस नेट रॉयल्टी की इनकम को हम ले जाएंगे यहाँ पर, उसको कंपेयर करेंगे 3 लाख से विच एवरेज लोअर, उतने की हम यहाँ पर डिडक्शन ले लेंगे। ध्यान से देखो हमने क्या किया, ग्रॉस रॉयल्टी को कैलकुलेट करते हुए हम बात कर रहे हैं परसेंटेज, एज अ परसेंटेज वाली हम बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, ग्रॉस रॉयल्टी अलाउ करी मैक्सिमम 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड। एक्चुअल डील चाहे कुछ भी हो, एक्चुअल डील चाहे आपकी 18% की हो चाहे 25% की हो चाहे इससे ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम आपको यहाँ पर 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड अलाउ किया जाएगा। तो देखो मान लो उसको, तो देखो जितनी भी आपकी ग्रॉस रॉयल्टी रिसीव हुई थी वो और 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड विच एवरेज लोअर, ये फिगर ले लो, उसमें से माइनस करो हमारे रिलेटेड एक्सपेंसेस, उसमें वो जो आपके नेट रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका नेट रॉयल्टी इनकम। आगे चलकर एक एग्जांपल देखेंगे, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद देखो एक पॉइंट और आता है रॉयल्टी इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया। ये क्या होता है, देखो बहुत सी बार ये क्या होता है कि हमारी ना जो बुक्स होती है, हमारी जो बुक्स होती है वो इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर बिकती है, इंडिया के बाहर बिकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक्स यूएस के अंदर बिकती है। अगर मान लो हमारी बुक्स इंडिया के बाहर बिकती है तो ऐसे केस में ना ये जो ग्रॉस रॉयल्टी हम कैलकुलेट करते हैं 15% वाली, ये जो हमारी ग्रॉस रॉयल्टी है, इसमें हम अमाउंट को तभी इंक्लूड करेंगे जब वो अमाउंट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर हमें रियलाइज हो जाते हैं इंडिया के अंदर। हम उस अमाउंट को इंडिया के अंदर ले आते हैं
विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। देखो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर है हमारा 24-25। इसका हमारा एंड कब होगा, इसका होगा हमारे 31 मार्च 2025 को। इसमें आप 6 महीने ऐड करो, 6 महीने ऐड करो, आ जाएगा आपका 30 नवंबर 2025। इस डेट तक आपको अमाउंट इंडिया के अंदर लेकर आ जाना है। अगर आप ले आए तो आप एक काम करो, ग्रॉस रॉयल्टी के अंदर उसको ऐड कर दो। अगर आप नहीं लेके आए तो आप एक काम करो, उसको ग्रॉस रॉयल्टी में इंक्लूड मत करो। जो आप जितना अमाउंट पहले ला चुके हो उतने को ही इंक्लूड करो, उसको कंपेयर करो 15% से। आओ एक एग्जांपल देखते हैं, आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगे। देखो सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए, ये क्या करता है, इसको यूएसए में से 2,88,000 की रॉयल्टी की इनकम आती है। इसकी बुक्स यूएस में बिकती है, 2,88,000 की इसको यहाँ पर रॉयल्टी की इनकम आती है यूएस से। ये जो 2,88,000 है ना, ये एक्चुअल में 18% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड है। यानी कि इसकी जो डील है वो इसकी 18% के हिसाब से, लेकिन हमें याद है कि इनकम टैक्स में तो हमें 15% अलाउ होता है, राइट। इसकी जो डील है वो 18% की, और जो 2,88,000 है ये इसका 18% रिप्रेजेंट करता है टोटल वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड का। आगे देखो, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम टू अर्न सच रॉयल्टी इज 40,000 रुपीज, लेकिन अप टू 30th September 2025, इट मींस 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, 30th September 2025 तक उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 2,30,000 ही इंडिया के अंदर लेकर आ पाया। अमाउंट रिमिटेड इन इंडिया इज जस्ट 2,30,000। हमने क्या करना है, हमने दो चीजें कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको बताया था इनकम जो हमारी इनकम बेस्ड डिडक्शन होती है वो हमें तभी मिलती है जब इनकम पहले हमारी ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर ऐड होनी चाहिए, उसके बाद नीचे हम उसकी डिडक्शन ले लेते हैं। हमने क्या करना है, हमने देखना है कि अमाउंट इंक्लूडेबल इन द जीटीआई कितनी है, ग्रॉस टोटल इनकम में कितनी अमाउंट जाएगी वो, एंड उसको डिडक्शन कितनी मिलेगी 80 क्यूक्यूबी में। दोनों चीजें हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है और देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई ग्रॉस टोटल इनकम में आकर हमने कितनी अमाउंट इंक्लूड करनी है। देखो सिंपल सी बात है, ग्रॉस टोटल इनकम में तो आपकी सारी की सारी अमाउंट इंक्लूड होगी। तो आप एक काम करो, 2,88,000 की जितनी भी आपको अमाउंट रिसीव हुई थी रॉयल्टी की वो ले लो, उसमें से जो आपके रिलेटेड एक्सपेंसेस थे 40,000 के वो माइनस कर दो। नेट आपका 2,48,000 यहाँ पर आपका अमाउंट इंक्लूडेड इन द ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। यह आपका जाएगा कहां पर, यह आपका अदर सोर्सेज के अंदर जाकर टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद देखो हमने देखते हैं कि डिडक्शन कितनी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले देखो उसकी ग्रॉस रॉयल्टी कितनी है, ग्रॉस रॉयल्टी कितनी है 2,88,000 है, लेकिन ये कहा, ये क्या है, ये हमारी 18% है। हमने देखने के हमें उसे 15% तक ही अलाउ करना है, हमने 15% अलाउ करना है। 2,88,000 जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं 18%, तो 15% कितना होगा, 2,88,000 डिवाइडेड बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 15%, जो नेट रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा 2,40,000। 2,40,000 आएगा, ये होगा, कैलकुलेट करके देख लेना। 2,48,000 और 2,80,000 विच एवर इज लोअर। लेकिन यहां पर देखो एक पॉइंट है कि 30th सितंबर तक, देखो 30th सितंबर तक हम सिर्फ 2,30,000 ही इंडिया में लेकर आए, तो 2,40,000 ये भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कहां तक, 2,30,000 तक। तो 2,30,000 ये होगी हमारी ग्रॉस रॉयल्टी। इसमें से हम माइनस करेंगे हमारे एक्सपेंसेस 40,000 के, एंड नेट जो हमारा अमाउंट आएगा 1,90,000 का, ये हो गया हमारी टोटल डिडक्शन। इतनी की हमें डिडक्शन मिलेगी 80 क्यूक्यूबी में, 80 क्यूक्यूबी में इतनी हमें डिडक्शन यहाँ पर मिलेगी। इस तरह से आपने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर आपका नेट रॉयल्टी कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आ जाता है, राइट। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 80 RRB। ये सेक्शन क्या कहता है, देखो ये सेक्शन कहता है रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट। आपने क्या किया, आपने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई, आपने कोई नई इन्वेंशन कर दी, उस इन्वेंशन का आपने कर लिया पेटेंट। अब आगे चलकर मान लो उस टेक्नोलॉजी का कोई और कंपनी इस्तेमाल करना चाहती है, तो वो क्या करती है, आपको उसको यूज करने के बदले में कुछ रॉयल्टी की इनकम देती है। वो रॉयल्टी की इनकम आपके पहले जाकर अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल हो जाती है, एंड नीचे जाकर डिडक्शन में 80 RRB में आपको यहाँ पर उसकी डिडक्शन मिल जाती है। अब देखो किसको मिलेगी, सबसे पहली बात किसी भी रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगी। एंड कितनी मिलेगी, अगेन यहाँ पर नेट रॉयल्टी इनकम और ₹3 लाख विच एवर इज लोअर। बिल्कुल सेम जो हमारा कंसेप्ट था पहले रॉयल्टी का, ग्रॉस रॉयल्टी माइनस रिलेटेड एक्सपेंस, उसको बोला जाता है यहाँ पर नेट रॉयल्टी इनकम। नेट रॉयल्टी इनकम और ₹3 लाख विच एवर इज लोअर, उतनी की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। एंड वो जो हमने पॉइंट देखा था ना पहले, रॉयल्टी इनकम अर्न्ड आउटसाइड इंडिया, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर एक्जैक्टली सेम है। कौन सा, कि यहां पर भी देखो अगर आपकी रॉयल्टी की इनकम इंडिया के बाहर से आ रही है तो ऐसे केस में वो रॉयल्टी की इनकम आपकी ग्रॉस रॉयल्टी के अंदर तभी इंक्लूड होगी जब वो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर आपके इंडिया के अंदर रियलाइज हो जानी चाहिए, इंडिया के अंदर आ जानी चाहिए। अगर इंडिया के बाहर से रॉयल्टी की इनकम है तो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि 30th सितंबर 2025 तक वो इंडिया के अंदर रेमिट होकर आ जानी चाहिए। ये था हमारा छोटा सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 80 RRB। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 80JJAA। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सेक्शन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ध्यान से करके जाना है, इसमें से क्वेश्चन आपका आ सकता है।
ये देखो 80 डबल जे डबल ए, ये सेक्शन क्या कहता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। आपने क्या किया, आपने कोई एडिशनल एम्प्लॉयज हायर करे जो आपके साल के बिगिनिंग में थे वर्सेस जो आपके साल के एंड में थे। दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो साल के एंड में आपके ज्यादा कुछ एडिशनल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके पास थे, उनके आपको डिडक्शन मिल जाएगी इस सेक्शन के अंदर। पहली बात देखो, डिडक्शन किसको मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी हर टाइप के एसएससी को, चाहे इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, सबको मिलेगी। लेकिन वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ए बिजनेसमैन। कोई किसी बिजनेसमैन को मिलेगी, किसी प्रोफेशन वाले को नहीं मिलेगी। कोई ऐसा एसएससी जो कि बिजनेस के अंदर एंगेज्ड है, प्रोफेशन वाले को नहीं मिलेगी। और साथ में उसका टैक्स ऑडिट होता है सेक्शन 44 AB के अंदर। ये क्या होता है, टैक्स ऑडिट हमारा तब होता है जब हमारा टर्नओवर जो होता है वो 1 करोड़ या फिर 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा होता है। ये जो हमारी लिमिट देखते थे हम 44 AB में, हमारा क्या होता है, टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 10 करोड़ उतना या फिर उससे ज्यादा होता है, तो हमें यहाँ पर टैक्स ऑडिट कराना होता है। तो ऐसे केस में देखो एलिजिबल एसएससी कौन है, कोई भी एसएससी जो कि बिजनेसमैन है, प्रोफेशन वाला इंक्लूडेड नहीं है और उसका 44 AB में टैक्स ऑडिट होता है, वो पर्सन एलिजिबल है 80 डबल जे डबल ए के लिए। लेकिन उसको डिडक्शन कितनी मिलेगी, हमने देखना है कि साल के बिगिनिंग में और साल के एंड में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है क्या उसमें इंक्रीज है। अगर इंक्रीज है ना, तो जितने एडिशनल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उनकी जो आपकी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट आई है, एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब सैलरी, उसका 30% आपको एडिशनल यहाँ पर डिडक्शन मिलेगी। एडिशनल डिडक्शन मतलब आपने क्या करना है, जो आपकी एज पीजीबीपी, जो आपके पीजीबीपी में जो आप एक्सपेंस की डिडक्शन लेते थे ना, सैलरी की, जो सैलरी अपने एम्प्लॉयज को पे करते थे, जो आप एक्सपेंस की डिडक्शन लेते थे, वो तो आपने लेनी है, वो तो आपको मिलेगी 100%, वो तो आपको मिलेगी। उसके एडिशन में 30% डिडक्शन आपको यहाँ पर डिडक्शंस वाले चैप्टर में मिल जाएगी। 80 डबल जे डबल ए में 30% आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। कब तक मिलेगी, पूरे 3 साल तक मिलेगी। यानी कि एक बार आपने उसको हायर किया, आपने कुछ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर करी, तो हर साल के जब उसको सैलरी पे करोगे उसकी 30% आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको डिडक्शन मिलती जाएगी। लेकिन आपने ना 3 ईयर्स का आपने ध्यान नहीं देना, आपका जो प्रीवियस ईयर है वो आपको 24-25 है, तो आपने तो सिर्फ 1 साल के लिए कैलकुलेट करना है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मीनिंग होता है जो भी आपने एडिशनल एम्प्लॉयज को सैलरी पे करी ना प्रीवियस ईयर के अंदर, उसको बोला जाता है हमारी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। उसकी टोटल सैलरी, हम उसके यहाँ पर उसकी टोटल सैलरी देखेंगे, टोटल सैलरी का यहाँ पर 30% का हमें एडिशनल यहाँ पर हमें डिडक्शन मिल जाएगी। अच्छा देखो, एक बात बताओ, मैंने आपको बताया कि हमारे प्रीवियस ईयर में ओपनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में एक इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, अगर हम हमारा बिजनेस न्यू है, प्रीवियस ईयर के अंदर ही हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ऐसे केस में ओपनिंग में तो हमारा 0 है, 0 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे, एंड क्लोजिंग में हमारे जितने भी टोटल एम्प्लॉयज है सारे के सारे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर 24-25 में आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2024 को आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे 0 और 31 मार्च 2025 को आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे 100। तो ऐसे केस में जितने एम्प्लॉयज है यानी कि 100 के 100 सबके आपको यहाँ पर एडिशनल 30% की डिडक्शन मिल जाएगी। ये तो था हमारे न्यू बिजनेस के केस में। ऑल द एम्प्लॉयज आर न्यू, तो एंटायर टोटल सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज उसको हम एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मानेंगे एंड इसकी 30% आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लो आपका बिजनेस पहले से चला रहा है तो क्या करना है, अगर आपका बिजनेस पहले से चला रहा है तो आपने देखना है कि साल के बिगिनिंग में एंड साल के एंड में आपके कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहां पर बढ़े हैं। और 3 एग्जांपल देखते हैं, 3 एग्जांपल आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। देखो पहला एग्जांपल है, देखो पहला एग्जांपल हमारा केस नंबर 1। ये क्या कहता है, देखो टोटल एम्प्लॉयज ऑन 1 अप्रैल 2024 यानी कि साल के बिगिनिंग में आपके 100 एम्प्लॉयज थे, आपने क्या किया 25 नए एम्प्लॉयज आप हायर करके आए और आपको 30 एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए। तो एक बात बताओ, 25 नए आए एंड 30 आपको छोड़ के चले गए, साल के एंड में कितने हुए 95 आपके साल के एंड में हुए। ऐसे में हम देखेंगे साल के बिगिनिंग में 100 थे, साल के एंड में 95, इन ओवरऑल ना आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम हुए, तो आपको कोई एडिशनल एम्प्लॉयज आई नहीं, तो इसमें आपको 80 डबल जे डबल ए में यहाँ पर कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा केस देखो, टोटल एम्प्लॉयज ऑन 1 अप्रैल 2024 आपके थे 100, उसके बाद 35 लोगों ने आपको और ज्वाइन किया, 25 लोगों ने छोड़ दिया, तो ऐसे केस में 110 हो गए। तो ऐसे केस में ऐसा मत सोचना कि पूरे 35 को ले लूंगा, नहीं, हम एडिशनल एम्प्लॉयज मानेंगे ओनली 10, यानी कि 100 और 110 इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जो एडिशनल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उसके हमें 80 डबल जे डबल ए में उनको जो हम सैलरी पे करते हैं उसका हमें 30% की एडिशनल रिडक्शन मिल जाएगी। इसके बाद देखो केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कहता है, टोटल एम्प्लॉयज कब थे 1 अप्रैल 2024 के थे हमारे यहाँ पे 100, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिन्होंने ज्वाइन किया था वो तो 30 और जिन्होंने छोड़ा वो भी 30। 30 लोग आए, 30 लोग चले गए, साल के एंड में भी 100 थे, साल के बिगिनिंग में भी 100 थे। ऐसे में भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो एडिशनल है वो है निल, कोई भी एडिशनल एम्प्लॉय नहीं आया। यहाँ पर हमें 80 डबल जे डबल ए में कोई भी यहाँ पर हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। देखो सिंपल सी बात है, जो आपकी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होगी ना, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी होगी। आपका मेन टास्क यही होगा कि आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एडिशनल एम्प्लॉयज को, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को आपने कैलकुलेट करना है।
अच्छा एक चीज देखो, ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपने सैलरी जो उनको पे करी है ना, सैलरी जो आपने पे करी है वो आपने पे कर दी बाय एनी मोड अदर देन अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ईसीएस, तो उसको ना आपने कंसिडर नहीं करना, उसको आपने कंसिडर नहीं करना हमारी डिडक्शन कैलकुलेट करते हुए। इसका मतलब आपने किसी एम्प्लॉय को अगर कैश में या बियरर चेक में या क्रॉस चेक में अगर आपने पेमेंट कर दी तो वो आपने उसकी आपको डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगी, उसको आप भूल जाओ, उसके आप 30% आपने नहीं करना, उसके आपको डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसके बाद देखो ये जो एडिशनल एम्प्लॉयज है ना, इसमें ना हमने कुछ लोगों को एक्सक्लूड करना है, कुछ ऐसे एडिशनल एम्प्लॉयज है जिनको हमने एक्सक्लूड करना है। इस चीज को अपने ध्यान से याद करके जाना है, कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे एडिशनल एम्प्लॉयज हैं जिनको हमने हमारी जो एडिशनल एम्प्लॉयज की हमने कैलकुलेशन करी ना इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे, इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। देखो पहले कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसकी टोटल सैलरी पूरे महीने की 25,000 या फिर उससे ज्यादा है, 25,000 से ज्यादा है, 25,000 से ज्यादा होनी चाहिए सैलरी, तो हम उसको यहां पर एक्सक्लूड कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये जो सेक्शन है ना 80JJAA ये ना इसके लिए आया था ताकि जो बेचारे थोड़े ऐसे लोग होते हैं जिनकी सैलरी कम होती है उनको ज्यादा जॉब दी जाए, अनस्किल्ड लेबर के लिए ज्यादा आया था ये, जिनकी सैलरी कम होती है उनके लिए आया था। तो इसीलिए उन लोगों को जॉब मिले ज्यादा, उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ये वाला सेक्शन लेकर आई थी। लेकिन अगर आपकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है ना तो आप अनस्किल्ड नहीं हो, आप स्किल्ड हो, आप स्किल्ड हो, इसलिए आपको यहां पर एडिशनल एम्प्लॉयज की कैटेगरी से बाहर रखा गया। दूसरी बात देखो, अगर मान लो कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कि आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कि जो उसका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसको भी यहां से हमने एक्सक्लूड करना है। इसके अलावा कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कि प्रीवियस ईयर में लेस देन 240 डेज के लिए काम किया था, लेस देन 240 डेज के लिए काम किया था हमारे अंडर, हमारा एम्प्लॉय वो लेस देन 240 डेज के लिए था। 240 डेज मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ्स के लिए, 8 मंथ से कम वो हमारे लिए काम किया था। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, कोई आपने नया एम्प्लॉय हाई किया दिसंबर 2024 में और आपका जो प्रीवियस ईयर था वो खत्म हो गया आपका मार्च 2025 में, तो ऐसे केस में देखो वो सिर्फ 4 महीने के लिए आपके पास रहा, 4 महीने के लिए आपके पास रहा, यानी कि अप्रोक्स 120 डेज, इसलिए यहां पर हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे, राइट, उसको एक्सक्लूड कर देंगे, हमारी एडिशनल एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके अलावा देखो एक चीज और, ये जो लिमिट है ना 240 डेज की, ये लिमिट को हम रीड करेंगे एज 150 डेज अगर जो हमारा बिजनेस है, हमारा जो एम्प्लॉय जहां पे काम कर रहा है वो अपैरल मैन्युफैक्चरिंग या फिर फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग या फिर लेदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का है। देखो ध्यान से देखो, ये तीन आपने याद रखना है। हमारा जो एम्प्लॉय है हमारे बिजनेस में काम कर रहा है, हमारा बिजनेस क्या है, अपैरल मैन्युफैक्चरिंग या फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग या फिर लेदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अगर ये तीन प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये जो लिमिट है ना 240 डेज की, इसको हम रीड करेंगे 150 डेज, राइट। ये तीन आपने याद करके जाने, अपैरल, फुटवेयर और लेदर। हो सकता है क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ये दिया जाए, राइट। इसके बाद देखो कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी एंटायर कंट्रीब्यूशन किसमें, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में उसके एंटायर कंट्रीब्यूशन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, हमारी गवर्नमेंट ही दे रही है भाई, उसको पहले इतना सारा बेनिफिट दिया जा रहा है कि उसकी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में सारे का सारे कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट अपनी जेब से दे रही है, पहले उसको इतना बेनिफिट दिया जा रहा है, तो उसको यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट आपको एडिशनल एम्प्लॉय के अंदर कंसिडर नहीं करना, उसको भी आपने एडिशनल एम्प्लॉय के अंदर कंसिडर नहीं करना। ये 4 पॉइंट है, आपने अच्छे से इसको याद करके जाना है। इसके बाद देखो, अच्छा देखो ये पॉइंट क्या कहता है, ये देखो ये जो हमने पॉइंट देखा ना, ये वाला 240 डेज और 150 डेज वाला, ये एक पॉइंट आता है, ये इस रूल के एक्सेप्शन है। ये पॉइंट कहता है कि अगर आपने एक प्रीवियस ईयर में एक एम्प्लॉय को हायर किया जिसने 240 या फिर 150 डेज से कम के लिए काम किया, तो आप उसको आप एडिशनल एम्प्लॉय के लिए कंसिडर नहीं करोगे एंड उसके आपको 30% कॉस्ट की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, राइट। लेकिन ये पॉइंट कहता है कि मान लो एक साल में उसने, एक प्रीवियस ईयर में उसने 240 या 150 डेज तक काम नहीं किया, लेकिन अगले प्रीवियस ईयर में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में उसने 240 या 150 डेज के लिए से ज्यादा के लिए आपके लिए काम कर लिया, तो ऐसे केस में माना जाएगा कि वो अगले प्रीवियस ईयर में ही आपने एम्प्लॉय किया था, आपने उसको अगले प्रीवियस ईयर में ही एम्प्लॉय किया था और अगले प्रीवियस ईयर से ही आपको उसके एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट की 30% की यहाँ पर डिडक्शन देनी स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद देखो लास्ट पॉइंट, देखो छोटा सा पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहता है कि 80JJAA में अगर आपको डिडक्शन चाहिए ना, तो एक काम करो, 44AB टैक्स ऑडिट में अपनी बुक्स ऑडिट कराओ। ये तो हमने पहले भी देखा था, पीछे जो हमारी कंडीशन थी 44AB में टैक्स ऑडिट अप्लाई करना चाहिए, तो ये कहते हैं टैक्स ऑडिट करवाओ। एंड दूसरी बात, जो आपकी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट है ना, वो ड्यू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक यहाँ पर सबमिट कर दो, यानी कि 30 सितंबर तक आप इसको सबमिट कर दो। ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट था, चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन इसके पहले के जो हमारे पॉइंट थे, स्पेशली ये वाले पॉइंट आपने सारे अच्छे से याद करके जाने हैं। इसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर 80 TTA। ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट विद बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक। आपने क्या किया, किसी बैंक के साथ या फिर किसी पोस्ट ऑफिस के साथ या फिर किसी कोऑपरेटिव बैंक के साथ आपने कुछ सेविंग्स अकाउंट खुलवाया एंड उस सेविंग्स अकाउंट पे आपको कुछ इंटरेस्ट की इनकम होती है, तो उसकी डिडक्शन आपको 80 TTA में मिल जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, आपने सिर्फ यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखोगे तो भी चल जाएगा।
किसको मिलती है डिडक्शन? डिडक्शन मिलती है ओनली एंड ओनली एक इंडिविजुअल को या फिर किसी एचयूएफ को। एंड कितनी मिलती है? कितनी मिलती है? जितना आपको इंटरेस्ट मिला वो, या फिर ₹10,000 विच एवर इज लोअर उतनी डिडक्शन मिल जाती है। आपको याद होगा ये जो आपका सेक्शन आता है ना 80TTA, ये वाला 80TTA ये जो सेक्शन आता है, ये आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आता है। जो आपको टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है ना, कई सारे क्वेश्चन में आपने इसको देखा होगा। इसके बाद देखो, इसमें कुछ पॉइंट देखो। आपने क्या करना है, पहले जो आपकी इंटरेस्ट की जो आपकी इनकम आ रही है ना, सेविंग बैंक पे जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, पहले काम करो उसको अदर सोर्सेज की इनकम बना दो। जो आपकी एग्रीगेट अमाउंट है, सारी की सारी अमाउंट आपकी अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगी। उसके बाद नीचे 80TTA में यहां पर आप उसकी डिडक्शन ले लो, कितनी? मैक्सिमम 10,000 दिस अमाउंट और दिस अमाउंट विच एवरेज ओवर, उतने की आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, 80TTA जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, यानी कि 60 ईयर्स से कम वाली एज वाले पर्सन के लिए, कोई सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है। अगर कोई सीनियर सिटीजन की बात करूं, कौन सा? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन की बात करूं ना, तो उसके लिए 80TTA एप्लीकेबल नहीं है, उसको ये वाली डिडक्शन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसको उससे ज्यादा अच्छी डिडक्शन मिलती है। उसको 80TTB में, नीचे ये सेक्शन आएगा हमारा 80TTB में, उसको और बेटर डिडक्शन मिलती है, इसलिए 80TTA उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो, इसके बाद आता है 80TTB, ये क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विद बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक। यहां पे क्या हुआ, हम डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। डिपॉजिट मतलब आपका सेविंग बैंक अकाउंट का डिपॉजिट भी हो सकता है, जो मैंने ऊपर देखा वो वाला, या फिर कोई अदर टाइप का डिपॉजिट है, जैसे एफडी आपने करा दी, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, आपने आरडी करा दी, रिकरिंग डिपॉजिट कर दिया। कोई भी डिपॉजिट आपने किसी बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक के साथ करा, तो उस पर जो इंटरेस्ट होता है ना, और किसी सीनियर सिटीजन को मिलता है, किसी रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को मिलता है, तो उसको 80TTB में यहां पर उसको डिडक्शन मिल जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, एलिजिबल एसएससी कौन है? कोई भी रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। मैंने आपको पहले बताया था, सीनियर सिटीजन का बेनिफिट ओनली एंड ओनली एक रेजिडेंट को मिलता है। कोई भी रेजिडेंट सीनियर सिटीजन होना चाहिए, एंड साथ में उसको डिडक्शन कितनी मिलेगी? जितना आपको टोटल इंटरेस्ट मिला इन सब पे, एफडी, आरडी एज वेल एज सेविंग्स अकाउंट, तीनों पे मिलाकर जितना भी सारा इंटरेस्ट है वो, और ₹50,000 विच एवरेज लोअर, इतने की। यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे आपकी डिडक्शन 50,000 की है। ऊपर देखा था हमने, एक नॉर्मल पर्सन जो कि 60 ईयर्स से कम की एज का है, उसके लिए 10,000 की लिमिट थी, एंड ओनली सेविंग्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट था उसके लिए थी। यहाँ पे क्या है, 50,000 की लिमिट है, 50,000 की मैक्सिमम लिमिट है। किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए, अगर उसने कोई भी तरह का डिपॉजिट करे किसी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव बैंक में। आपने अगेन यहाँ पे क्या करना है, पहले उस सीनियर सिटीजन के लिए जो भी इनकम है ना, जो भी सारा का सारा फुल इंटरेस्ट इन एग्रीगेट, सारा का सारा उसका अदर सोर्सेज की इनकम बना देना है। उसके बाद 80TTB में नीचे जाकर आप उसको मैक्सिमम 50,000 की यहाँ पर आप उसको डिडक्शन दे सकते हो। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी आज की लास्ट डिडक्शन। देखो, इस डिडक्शन का नाम है सेक्शन नंबर 10AA, एंड ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करके जाना है। देखो, इस सेक्शन का नाम है 10AA, स्पेशल प्रोविजन फॉर न्यूली एस्टैब्लिश्ड यूनिट्स इन SEZ। SEZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिंपल सी बातें बताता हूँ। कोई ऐसी जगह, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह जो ज्यादा डेवलप हो जाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देती है, और वहां पर कोई अगर बिजनेस करने आता है ना, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिए जाते हैं। वैसा ही एक इंसेंटिव है सेक्शन नंबर 10AA। ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर मान लो कोई SEZ यूनिट के अंदर आ रहा है ना बिजनेस करने के लिए, तो उसको हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, लेकिन उसके लिए आपको एलिजिबल एसएससी होने चाहिए। एलिजिबल एसएससी का मतलब क्या है? कोई भी एसएससी यानी कि हर तरह का एसएससी यहाँ पे कवर है, कोई भी एसएससी जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर बैठकर किसी भी आर्टिकल की या किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर बैठकर किसी भी तरह के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के अंदर एंगेज्ड है। ध्यान से देखो, दो चीजें करता है, या तो किसी भी आर्टिकल के किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है या प्रोडक्शन करता है, यानी कि फैक्ट्री है उसकी, या फिर कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करता है। कहां बैठकर? किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर बैठकर। अगर वो ऐसे काम करता है, और उसने क्या किया, और उसने 31 मार्च 2020 तक अप्रूवल ले लिया, और 31 मार्च 2021 तक उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी कर दी, तो ऐसे केस में वो बन जाएगा एलिजिबल एसएससी, और सेक्शन 10AA में उसको यहां पर बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, दो चीजें, एक तो भाई ये वाला काम करना चाहिए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होना चाहिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, या फिर कंप्यूटर डेवलपमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये दो काम करता है, एंड उसने अप्रूवल ले लिया 31 मार्च 2020 तक, एंड 31 मार्च 2021 तक उसने मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी, तो वो बन जाएगा एलिजिबल एसएससी, उसको 10AA का बेनिफिट मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट मैं आपको बताऊं, यहां पर आपको बेनिफिट 15 साल तक मिलते हैं, पूरे 15 ईयर्स तक आपको यहां पर बेनिफिट मिलता है। पहले 5 साल आपको जो भी आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा ना, यानी कि जो भी आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करके जो भी प्रॉफिट कमाओगे, उसका 100% यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ये तो हो गया आपके ईयर नंबर 1 to 5 आपको 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद ईयर नंबर 6 to 10 यानी कि उसके अगले 5 साल
50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट की आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। जो भी आप एक्सपोर्ट करोगे, जो भी आपको प्रॉफिट आएगा उससे, उसकी 50% डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब कि यहाँ पर आपको कोई भी 50% आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 50% आपको यहाँ पर सीधा सीधा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, टैक्स मत देना उस पर। उसके बाद देखो उसके अगले 5 साल यानी कि ईयर नंबर 11 to 15, यहां पर क्या होता है, देखो यहां पे थोड़ा सा फर्क है। यहां पे कहते हैं कि ईयर नंबर 11 to 15 में जो भी आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा उसका 50%, या फिर आपने जो भी SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में जितना भी पैसा आपने क्रेडिट किया है ना, उसका वो अमाउंट, या फिर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवरेज लोअर, उतने की आपको रिडक्शन मिल जाएगी। तो देखो सिंपल है, पहले 5 साल 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, अगले 5 साल 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, उसके अगले 5 साल 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, या फिर जितना अमाउंट आपने SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट किया विच एवरेज लोअर, उतने की आपको रिडक्शन यहां पर मिल जाएगी। अब देखो, अब सवाल आता है कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट का यहां पर आखिर मीनिंग होता क्या है। देखो एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मीनिंग होता है, एक काम करो, जो भी वो SEZ यूनिट की बात करें ना, उसकी टोटल PGBP इनकम निकाल लो। टोटल PGBP इनकम जैसे हमने अब तक निकाली है वैसे निकालो उसकी टोटल PGBP की इनकम, उसको मल्टीप्लाई करो एक्सपोर्ट टर्नओवर से और फिर उसको डिवाइड कर दो टोटल टर्नओवर से। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई देखो सिंपल सी बात है, PGBP का आप इनकम निकालते हो, उसमें आप अलग अलग तो करते नहीं कि इतना एक्सपोर्ट का, इतना हमारा इंडिया का, नहीं। आप क्या कर रहे हो, टोटल उसकी PGBP की इनकम निकाल रहे हो और फिर उसको प्रोपोर्शनेट कर रहे हो एक्सपोर्ट टर्नओवर से मल्टीप्लाई करके, और नीचे लिख रहे हो टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर मतलब यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट वाला भी आ रहा है, प्लस आपका यहाँ पर डोमेस्टिक वाला भी आ रहा है, दोनों यहाँ पर ऐड होकर बन रहे हैं हमारे टोटल टर्नओवर। एक चीज का और ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इंडिया के बाहर से हमें पैसा आना होता है ना, तो उसको हम तभी कंसीडर करते हैं जब हम उसको विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इंडिया के अंदर लेके आ जाते हैं। यानी कि इंडिया के अंदर वो पैसा रिमिट होकर आ जाना चाहिए विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर है हमारा 24-25, तो इसकी एंड के विद इन 6 मंथ कितना हुआ हमारा 30 सितंबर 2025, यहां तक हमारे पास अमाउंट रिमिट होकर आ जाना चाहिए, तभी उसको हम यहां पर एक्सपोर्ट प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड करेंगे। देखो क्या लिखा है, एक्सपोर्ट टर्नओवर इंक्लूड्स ओनली कंसिडरेशन फॉर एक्सपोर्ट्स रिसीव्ड और रिमिटेड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर मान लो कोई अमाउंट आपका विद इन 6 मंथ्स आपसे रियलाइज नहीं होता, तो आपने क्या करना है, उसको यहां से आपने एक्सक्लूड कर देना है, उसको एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड नहीं करना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आप सिर्फ उसको एक्सपोर्ट टर्नओवर से एक्सक्लूड कर रहे हो, उसको आपने टोटल टर्नओवर से एक्सक्लूड नहीं करना। ऐसा मत करना कि यहां से भी उसको एक्सक्लूड कर दिया, नहीं, टोटल टर्नओवर से उस अमाउंट को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको इंक्लूडेड ही रखा जाएगा। अच्छा एक पॉइंट और आता है, देखो छोटा सा पॉइंट है, ये देखो नोट दे रखे ऊपर। ये पॉइंट कहता है कि अगर आपने क्या किया, आप इंडिया के अंदर पैसा नहीं लेके आ पा रहे 6 महीने के अंदर अंदर, लेकिन आपने क्या किया, आपने आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे आपने अप्रूवल ले लिया और उससे अप्रूवल लेकर आपने इंडिया के बाहर एक अपना सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवा दिया, उस बैंक अकाउंट में आपने वो पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो मान लिया जाएगा कि वो अमाउंट आपका इंडिया के अंदर ही रिसीव हो गया, एंड हेंस आपको यहां पर एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर वो वाली अमाउंट आपको इंक्लूड करने दे दी जाएगी, राइट। इसके बाद देखो हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। ये देखो ये क्या कहता है, देखो पीछे हमने देखा था कि हमारे जो ईयर नंबर 11 to 15 होते हैं, 11 to 15, इसमें हमने देखा था कि हमें कितनी डिडक्शन मिलती है, 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, या फिर जितना हमने SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया विच एवर इज लोअर, उतनी की हमें डिडक्शन मिलती है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ पैसा हम इसके अंदर डिपॉजिट करें, गवर्नमेंट चाहती है कि हम इसके अंदर कुछ पैसा डिपॉजिट करें। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट क्यों चाहेगी, गवर्नमेंट ये चाहेगी कि हमारी जो SEZ यूनिट जिसका हमने बेनिफिट उठाया ना इतने साल, हम उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करें। तो गवर्नमेंट चाहती है हम इसके पैसे को ऐसे कहीं पर भी यूटिलाइज ना करें, हम इसको न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करने के लिए ही यूटिलाइज करें। तो देखो क्या लिखा है, अमाउंट क्रेडिटेड टू SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर एक्वायरिंग न्यू प्लांट एंड मशीनरी। आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी उससे खरीदनी पड़ेगी, एज वेल एज उस न्यू प्लांट एंड मशीनरी को खरीद कर विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच आपने रिजर्व बनाया था, वहां तक आपने उसको पुट टू यूज भी करना है। देखो क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रीवियस ईयर 24-25 में आपने यहां पर अकाउंट बनाया था, उसमें आपने पैसा डाला, तो इस साल का एंड क्या हुआ, 31 मार्च 2025। यहां से आप 3 साल ऐड करो, यहां पे आप इसमें 3 साल ऐड करो, आपका आ जाएगा 31 मार्च 2028। यहां तक आपने क्या करना है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी को एक्वायर करके उसको पुट टू यूज भी कर देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो बड़ी अच्छी बात है, आपको जो डिडक्शन मिल चुकी थी वो आपको मिलती रहेगी। लेकिन मान लो आपने SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में जो आपने पैसा डाला था उसको आपने मिस यूटिलाइज कर दिया, आपने क्या किया, न्यू प्लांट एंड मशीनरी की जगह आपने कहीं और खर्च कर दिया, उसको आपने कहीं आपने और उड़ा दिया उसको, तो ऐसे केस में उसे बोला जाएगा आपने उस अमाउंट को मिस यूटिलाइज कर दिया। तो ऐसे केस में इनकम टैक्स वाले कहते हैं जिस प्रीवियस ईयर में आपने उसको मिस यूटिलाइज किया ना, उस प्रीवियस ईयर में जाकर वो उसकी इनकम बन जाएगी और आपके हैंड में उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। जिस प्रीवियस ईयर में आपने उसको मिस यूटिलाइज किया उस साल में उसकी इनकम बन जाएगी।
लेकिन एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने उसको मिस यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन हमने ये जो हमें पीरियड था ना 3 साल का, हमने यहां तक उसको यूटिलाइज नहीं किया, यानी कि हमने न्यू प्लांट एंड मशीनरी को एक्वायर करके पुट टू यूज नहीं किया विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि आपने क्या किया, आपने अमाउंट को अनयूटिलाइज छोड़ दिया। तो जिस साल में आपके वो 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे ना, जिस प्रीवियस, देखो क्या लिखा, देखो क्या लिखा, टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर आफ्टर द एंड ऑफ द 3 years। देखो ये जो हमारा प्रीवियस ईयर है, देखो हमने क्या करना था, हमने 31 मार्च 2028 तक हमने इन्वेस्टमेंट करनी थी। मान लो हमने इन्वेस्ट करके पुट टू यूज नहीं किया 31 मार्च 2028 तक, तो उसका अगला साल यानी कि 28-29 प्रीवियस ईयर 28-29 में यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। कौन सा ईयर है ये, हमारा 4th प्रीवियस ईयर है। यानी कि सर देखो आपने क्या किया, जिस साल में आपने पैसा डाला था उस साल के एंड से 3 साल तक आपने उसको पुट्टी यूज करना था, आपने नहीं किया। तो जो 4th ईयर होगा ना, 4th ईयर ध्यान रखना, 4th ईयर में ये अमाउंट आपका सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद देखो एक पॉइंट आता है, टोटल टर्नओवर क्या होता है। टोटल टर्नओवर का सिंपल सा मीनिंग है कि आपका जो एक्सपोर्ट का टर्नओवर है वो प्लस आपका जो डोमेस्टिक टर्नओवर यानी कि आपने इंडिया के अंदर जो सेल करी है वो, इंडिया के बाहर की सेल प्लस इंडिया के अंदर की सेल, उसे बोला जाता है टोटल टर्नओवर। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो जब आप टोटल टर्नओवर कैलकुलेट करोगे ना, तब यहाँ पर आपने कोई भी ऐसी अमाउंट जो कि आपने इंडिया के अंदर आप रेमिट नहीं कर पाए, आपने उसको एक्सक्लूड नहीं करना, वो यहाँ पर इंक्लूडेड रहेगी। वो हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट टर्नओवर से ही हमने उसको एक्सक्लूड करना होता है। इसके बाद देखो एक पॉइंट कहता है, following items need not be removed, following items need to be removed from the both export turnover as well as domestic turnover। ये देखो ये हमारे 4 पॉइंट आएंगे, ये ऐसे 4 चीजें जो कि हमने एक्सपोर्ट टर्नओवर से भी निकालना है, हमारे डोमेस्टिक टर्नओवर से भी बाहर निकालना है। देखो अगर मान लो, देखो हमने एक्सपोर्ट टर्नओवर से भी निकालना है, हमारी जो टोटल टर्नओवर है जिसमें हमारे एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों है, दोनों में से निकालना है। देखो क्या लिखा है, अगर मान लो हमारे टर्नओवर में कोई फ्रेट इंक्लूडेड है तो वो आपने बाहर निकालनी है। इसके अलावा कोई टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस इंक्लूडेड है तो वो भी बाहर निकाल दो। कोई इंश्योरेंस का खर्चा आपका इंक्लूडेड है उसके अंदर तो वो भी निकाल दो। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस उसके अंदर इंक्लूडेड है जो कि आपने फॉरेन एक्सचेंज में इनकर किया था, किस लिए, ताकि उस आर्टिकल को या जो भी चीज आपने बनाई, जो भी चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसकी डिलीवरी के लिए आपने कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस इनकर किया था किसमें, फॉरेन एक्सचेंज में, वो सारा भी हटा दो। तो देखो 4 चीजें, एक है फ्रेट हटानी है, एक आपकी टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, एक है आपकी इंश्योरेंस का खर्चा, एक आपका एनी अदर एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद डिलीवरी, किसमें आपने इनकर किया, फॉरेन एक्सचेंज में आपने इनकर किया, तो आपने उसको हटाना है। देखो इसके अलावा देखो एक पॉइंट और कहते हैं, ये पॉइंट क्या कहता है, देखो फॉलोइंग आइटम्स नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द पीजीबीपी इनकम ऑफ द यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड। देखो पीछे हमने जो ये पीजीबीपी इनकम ली थी ना, जिसको हमने प्रोपोर्शनेट किया था, उस इनकम से कुछ चीजें हमें हटानी पड़ेंगी। मान लो अगर उसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूडेड है तो उनको वो चीजें हमें हटानी पड़ेगी। आपको याद है जब हमने पीजीबीपी पढ़ा था तब हमने देखा था, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एक हमारा पॉइंट आया था कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले लोग होते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले बिजनेस के अंदर एंगेज होते हैं, उनकी ये 3 इनकम होती है जो कि उनकी पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाती है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनकी अगर इनकम में ये 3 चीजें इंक्लूडेड है तो वो चीजें पहले हटा दो। पहला क्या है, कैश कॉम्पनसेटरी सपोर्ट। अगर आपके गवर्नमेंट से आपको कुछ कैश कॉम्पनसेशन सपोर्ट मिला है तो वो यहां से हटा दो, अपनी पीजीबीपी इनकम में से उसको माइनस कर दो। इसके अलावा अगर आपको कुछ ड्यूटी ड्रॉबैक मिला है तो वो भी आपकी इनकम होती है, ड्यूटी ड्रॉबैक भी आपकी इनकम होती है, वो भी यहां पर आप एक काम करो, यहां से एक्सक्लूड कर दो। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ये पॉइंट भी हमने पीजीबीपी में देखा था। इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस क्या होता है, ऐसा लाइसेंस होता है जो कि आप ट्रांसफर कर सकते हो, आपकी इनकम होता है पीजीबीपी की इनकम। तो इसमें अगर आपको कुछ प्रॉफिट होता है वो भी आपकी पीजीबीपी की इनकम है। अगर मान लो इसके अंदर इंक्लूडेड है तो पहले काम करो, उसको यहां पर माइनस कर दो। इसके बाद देखो एक पॉइंट आता है, ये पॉइंट क्या कहता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA इज अवेलेबल आफ्टर क्लेमिंग ऑल द डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। सिंपल सा पॉइंट है, ये कहता है कि अगर आपने 10AA की डिडक्शन लेनी है तो एक काम करो, पहले जो हमने देखी ना 80C वाली, जो 80D 80U ये वाली जो सारी डिडक्शन थी, ये सारी पहले माइनस कर लो। उसके बाद कुछ इनकम बची फिर 10AA वाली डिडक्शन उसमें से ले लेना। इसके बाद देखो एक पॉइंट आता है, ऑन साइट डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आउटसाइड इंडिया इज ऑल्सो एलिजिबल। देखो सिंपल सी बात है, पीछे हमने देखा था यहाँ पर देखो, ये हमारा पॉइंट था कि आपने क्या करना है, कंप्यूटर डेवलपमेंट का काम करना है SEZ यूनिट के अंदर बैठकर, यानी कि इंडिया के अंदर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां बैठकर आपने काम करना था। ये पॉइंट क्या कहता है कि बहुत सी बार क्या होता है, क्लाइंट हम इंडिया के बाहर कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्लाइंट हमें इंडिया के बाहर ही बुला लेता है, कहता है हमारे ऑफिस में बैठ के काम करो, तो उसे बोला जाता है ऑन साइट डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आउटसाइड इंडिया। अगर कोई पर्सन ये काम करता है तो भी उसको यहाँ पर एलिजिबल कर दिया जाएगा, उसको 10AA का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद देखो ये पॉइंट क्या कहता है, देखो सिंपल सा पॉइंट है, ये पॉइंट कहते हैं 10AA का अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो एक काम करो, CA से टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट करा लो। 44AB जो सेक्शन होता है जो हमने पहले देखा था, उसके अंदर जो आप टैक्स ऑडिट कराते थे वो वाला टैक्स ऑडिट यहाँ पर उससे करा लो, एंड जो आपके टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट है उसको ड्यू डेट तक आप उसको सबमिट भी कर दो। एक पॉइंट और आता है, देखो
ये पॉइंट क्या कहते हैं, SEZ यूनिट जो है ना जिसकी हम बात करें, दैट शुड बी न्यू, SEZ यूनिट शुड बी न्यू, इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। इसका मतलब ऐसा ना हो कि आपने काम करा, आपको कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा था, आपने उसी का एक पार्ट तोड़कर उसको एक नया SEZ यूनिट में बना दिया एंड आप बोल रहे हो कि नहीं ये तो हमारा न्यू बिजनेस है। नहीं, SEZ यूनिट जो आपका कंप्लीटली न्यू होना चाहिए, उसमें आपकी न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, सब कुछ उसमें न्यू होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस की रिकंस्ट्रक्शन करके या कुछ उसमें स्प्लिट अप करके आपने उसको बनाया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शैल ऑल्सो नॉट बी फाउंड बट ट्रांसफरिंग यूज प्लांट एंड मशीनरी, उस पर प्लांट एंड मशीनरी भी आपकी न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। लेकिन इसके एक्सेप्शन है, इसके एक्सेप्शन ये है कि जो आपकी टोटल प्लांट एंड मशीनरी है ना, टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, उसमें से 20% अगर आपकी ओल्ड होगी ना, यानी कि सेकंड हैंड होगी, तो भी चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड एक पॉइंट और, प्लांट एंड मशीनरी अगर आप इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर लेकर आ रहे हो, फर्स्ट टाइम आप उसको इंडिया के अंदर लेके आ रहे हो, चाहे वो बाहर आपके सेकंड टाइम यूज हो चुकी है, बाहर आपकी सेकंड हैंड है, थर्ड हैंड है, फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में अगर पहली बार आ रही है, इंडिया के अंदर इंपोर्ट होकर आ रही है, तो उसको न्यू प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा। राइट, छोटा सा पॉइंट था, सिंपल सी बात है, SEZ यूनिट आपका न्यू होना चाहिए, उसकी प्लांट एंड मशीनरी भी आपकी न्यू होनी चाहिए, लेकिन 20% तक आपके सेकंड हैंड है तो चल जाएगी। एंड अगर इंडिया के बाहर से आप लेकर आ रहे हो तो उसको हम न्यू ही कंसिडर करेंगे, उसको हम ओल्ड वाली कंसिडर नहीं करेंगे, चाहे एक्चुअल में सेकंड हैंड हो। राइट, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। जो भी हमने नोट्स इसके अंदर यूज करे हैं, सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, तो नीचे मेरा एक नंबर दिख जाएगा, आपको उसमें आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।